प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 101 नीलमणि पंख, श्राप की शक्ति। गंधा। रिया कपूर ने माथे पर शिकन लाते हुए प्रदर्शन में रखी चीजों को देखा और उलझन में पूछा, नहीं तो मुझे तो ये सब काफी साफ सुथरे लग रहे हैं। देवांश ठाकुर ने एक हल्की मुस्कान के साथ रिया को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये देखकर रिया कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, फिर अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने हैरानी से देवांश से पूछा, जब तुम कहते हो गंधा, तो तुम्हारा मतलब? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रिया को महसूस हुआ कि आसपास का तापमान अचानक गिर गया है और वह सहने से खुद को रोक नहीं पाई। जब उसने दोबारा उन चीजों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई देने लगी और उसने अनजाने में खुद को ही अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे इससे उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस होगी। रिया की यह हालत देखकर देवांश थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया, जो पहले ही आंतर शक्ति के शुरुआती स्तर पर है, अब भी इन चीजों से डरती होगी। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, यह कोई प्रेत आत्मा नहीं है। हालांकि इन चीजों में बुरी आत्माओं को कैद करने के तरीके जरूर होते हैं, लेकिन उदय ग्रुप के लिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। पुणे में क्या गुरु चांडाल ने भूतों को भगाने के लिए बुरी आत्माओं का इस्तेमाल नहीं किया था? लोगों की रूह को काबू करने और उनकी जान लेने के अलावा इनका वास्तव में कोई और उपयोग नहीं था। इसके अलावा जिस किसी चीज में बुरी आत्माएं शामिल होती हैं, उसमें एक मनहूस भूतिया आभा होती है। एक दो चीजें हों तो चल भी जाता है, लेकिन इतनी सारी चीजें होंगी तो ये बहुत ज्यादा जाहिर हो जाएगा, जो साफ तौर पर वो नतीजा नहीं है जो उदय ग्रुप चाहता है। ये सुनकर रिया का धड़कता हुआ दिल तुरंत शांत हो गया। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और पूछा, प्रेत आत्माएं नहीं तो फिर और क्या गंदा हो सकता है? श्राप। देवांश ने दो छोटे लेकिन भारी शब्द कहे। श्राप। रिया ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या ये किस्से कहानियों की बात नहीं है? क्या सच में दुनिया में ऐसी कोई चीज होती है? देवांश मुस्कुराया और बोला, दुनिया के अजूबे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। अब उसे और भी ज्यादा यकीन हो गया था कि इस दुनिया में प्राचीन विरासतें मौजूद हैं। चाहे वह तांत्रिक विद्या हो जो उसने पहले देखी थी या सिद्ध योगियों की बातें जो उसने सुनी थी, दोनों ही इस बात का सबूत थीं। ये देखकर कि रिया को अभी भी थोड़ा अविश्वास हो रहा है, देवांश ने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उदय ग्रुप अचानक उभरा होगा और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो गया होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? रिया दंग रह गई, फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, इसका ताल्लुक उस श्राप से तो नहीं हो सकता जिसका तुमने जिक्र किया। देवांश मुस्कुराया और पलटकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, लेकिन क्या श्राप का काम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता? क्या वे सच में किसी कंपनी को बढ़ने और तरक्की करने में मदद कर सकते हैं? रिया ने पूरी तरह चकराए हुए अंदाज में पूछा। यह कोई श्राप नहीं था, ये तो साफ तौर पर किसी देवता का आशीर्वाद लग रहा था। देवांश ने सिर हिलाया और समझाया, जान लेना श्राप का बस सबसे बुनियादी प्रकार है, सबसे आम और तोड़ने में सबसे आसान। हालांकि जो श्राप वास्तव में गहरे होते हैं, वे अक्सर नजरों के सामने होकर भी छिपे रहते हैं। आम लोगों की तो बात ही छोड़ो, अपनी मौजूदा साधना के साथ शायद मैं भी उनकी बारीकियों को न पकड़ पाऊं। ये गहरे श्राप न केवल किसी की किस्मत छीन सकते हैं और भाग्य को पलट सकते हैं, बल्कि वे राई के दाने में भी एक पूरा ब्रह्मांड बना सकते हैं, अपनी ही जमीन और आसमान रच सकते हैं। देवांश को याद आया कि जब वह साधना की दुनिया में था तो उसका सामना एक तांत्रिक से हुआ था जिसने श्राप विद्या में महारत हासिल कर ली थी। सचमुच एक शब्द के साथ सारे नियम बदल जाते थे और एक विचार मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश हो जाता था।
बदकिस्मती से उस शख्स ने अपनी नज़र देवांश पर टिका दी थी। नतीजा ये हुआ कि कम साधना होने की वजह से उसका अपना ही श्राप उस पर उल्टा पड़ गया और वह मारा गया। ये सोचते ही देवांश के चेहरे के भाव अचानक जम गए, जैसे उसके दिमाग में कुछ कौंध गया हो। लेकिन जब उसने ध्यान केंद्रित किया और उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह विचार का झोंका गायब हो चुका था। देवांश ने कई बार कोशिश की, लेकिन अंत में वह लाचारी में सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। उन शापित चीजों पर एक नज़र डालने के बाद उसने उस पल भर की प्रेरणा को अस्थायी रूप से किनारे रख दिया। देवांश की व्याख्या सुनने के बाद रिया का परिपक्व चेहरा खुले मुंह के साथ ओ के आकार में जम गया था। बाबा कालभैरव से साधकों के बारे में सुनकर उसे पहले ही बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साधकों के अलावा इस दुनिया में श्राप भी मौजूद हैं। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया की समझ ढहने वाली है। सबसे अहम बात यह थी कि अगर श्राप होते भी हैं तो उनकी शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है। रिया सुन्न होकर देवांश को घूरती रही। उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह वास्तव में इंसानी ताकत से किया जा सकता है। काफी देर बाद रिया धीरे धीरे होश में आए और खुद से बड़बड़ाए, अगर श्राप सचमुच किसी की किस्मत छीन सकते हैं और भाग्य को पलट सकते हैं तो किसी कंपनी को तेजी से बढ़ाना वाकई कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बोलने के बाद उसे अचानक याद आया कि देवांश ने उसे बोली लगाने से मना किया था। तो जैसे किसी सपने से जागी हो, उसने देवांश से पूछा, अगर वे बोली लगाएंगे तो क्या होगा? जिस चीज पर वे बोली लगाएंगे उसके जरिए उनकी दौलत धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और फिर वह उस इंसान को मिलेगी जिसने ये श्राप लगाया है। कोई हैरानी नहीं कि उदय ग्रुप पिछले कुछ सालों में इतना बेकाबू रहा है। तो उन्होंने ऐसे घिनौने और बेशर्म तरीके अपनाए हैं। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। रिया ने ठंडी आह भरी और नीलामी रोकने के लिए उठने ही वाली थी कि देवांश ने उसे रोक दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। देवांश ने सिर हिलाया और कहा। उदय ग्रुप ने पहले प्रदर्शनी और फिर नीलामी का रास्ता इसलिए चुना ताकि ये लोग बोली लगाने की इच्छा रखें। एक बार जब वह विचार मन में आ गया तो वह पहले ही श्राप से जुड़ चुका है। भले ही तुम कपूर परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके नीलामी को दबा दो, तुम श्राप को उन्हें खोखला करने से नहीं रोक सकती। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम बस मुंबई की बिजनेस दुनिया को उदय ग्रुप द्वारा पूरी तरह निगले जाते हुए नहीं देख सकते, है ना? रिया ने चिंता से कहा। हालांकि कपूर परिवार का फिलहाल मुंबई पर दबदबा था, लेकिन व्यापार जगत एक समूह है। एक साथ तरक्की होती है, एक साथ नुकसान होता है। वैश्विक आर्थिक मंदी इसका सबसे बड़ा सबूत थी। अपनी बात खत्म करने के बाद रिया की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने कहा, चूंकि तुम श्राप के बारे में इतना कुछ जानते हो तो तुम इस श्राप को तोड़ भी सकते होगे, है ना? देवांश ने सिर हिलाया और कहा, अपनी मौजूदा साधना के साथ मैं इसे नहीं तोड़ सकता। तो फिर हमारे मुंबई के व्यापार जगत का क्या होगा? रिया का चेहरा निराशा से भर गया। हालांकि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं श्राप का फायदा उठाने वाले को बदल जरूर सकता हूँ। नागपुर में एक विशाल पारंपरिक हवेली में एक पीले चेहरे वाला नौजवान लंबा चोगा पहने चाय की मेज के सामने शांत बैठा था। बड़े सलीके से कप धो रहा था और चाय बना रहा था। करीब 10 मिनट बाद लंबे चोगे वाले उस आदमी ने आखिरकार अपनी बनाई पहली प्याली चाय पी। बढ़िया चाय। लंबे चोगे वाला आदमी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। फिर पूछा, गुरुजी, मुंबई में नीलामी शुरू हो गई होगी ना? चाय की मेज के सामने खड़ा बुजुर्ग तुरंत सिर हिलाकर बोला, जी छोटे मालिक, आधा घंटा पहले शुरू हो गई। हालत कैसी है? बिल्कुल वैसे ही जैसा छोटे मालिक ने अनुमान लगाया था। सारी चीजें सिवाय आखिरी खास आइटम नीलमणि पंख के, जिसकी बोली अभी शुरू नहीं हुई है, अपनी मूल कीमत से लगभग 1 लाख ऊपर बिकी हैं। मुंबई के रईस खुशी से झूम रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि उन्हें बहुत सस्ता सौदा मिल गया है। बुजुर्ग ने अदब से जवाब दिया। लंबे चोगे वाले आदमी ने सिर हिलाया, चाय की एक चुस्की ली और पूछा, क्या मिस रिया कपूर ने बोली में हिस्सा लिया? मुंबई के इस दौरे के लिए वो हमारा मुख्य लक्ष्य है। ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ा डर दिखाई दिया। रिपोर्ट है छोटे मालिक, अभी तक नहीं। ये सुनकर लंबे चोगे वाले आदमी के माथे पर हल्की शिकन आ गई। क्या वो बोली हार गई या उसने हिस्सा ही नहीं लिया? ये सुनकर बुजुर्ग का शरीर हल्का सा कांप उठा। उन्होंने बोली में हिस्सा नहीं लिया। खबरों के मुताबिक नीलामी शुरू होने के बाद से उन्होंने एक बार भी अपना पैदल नहीं उठाया है। हे, ये दिलचस्प है। लंबे चोगे वाला आदमी गुस्सा नहीं हुआ, इसके बजाय उसके होंठों के कोने पर एक शैतानी मोहक मुस्कान खेल गई। लगता है ये रिया कपूर वाकई कोई साधारण औरत नहीं है। पर कोई बात नहीं, वो चाहे कितनी भी खास क्यों ना हो, जब तक उसने एक बार नीलमणि पंख को देख लिया है, उसके मन में उसे पाने का ख्याल जरूर आएगा, जब तक कि वो कोई देवी न हो। अध्याय 102। तुम क्या कर रहे हो? बोली क्यों नहीं लगाते? मुंबई, सिंघानिया ग्रैंड होटल, इंद्रलोक हॉल। 1 घंटे की जोरदार बोली के बाद 60 प्रदर्शन चीजों में से आखिरकार आखिरी बेशकीमती पन्ने की बारी थी, जिसका नाम था नीलमणि पंख। हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
आखिर 13 करोड़ का बेशकीमती पन्ना अब 1 करोड़ 30 लाख की शुरुआती कीमत पर मिल रहा था। ये लालच इतना बड़ा था कि इसे छोड़ना नामुमकिन था। खासकर वे रईस लोग जिन्होंने पहले नीलमणि पंख की तारीफ की थी, उसे पाने की उनकी इच्छा बेतहाशा बढ़ गई थी। हालांकि देवांश और रिया शांत बैठे थे। भले ही वे सबसे आगे वाली लाइन में बीच में बैठे थे, जहां से वे किसी और की तुलना में चीजों को ज्यादा करीब से देख सकते थे। न तो देवांश और न ही रिया को इन प्राचीन और भव्य कलाकृतियों का कोई शौक था। रिया ने तो उन पर एक नज़र डालने की भी जहमत नहीं उठाई, वह पूरा समय अपने फोन में ही लगी रही। अब कृपया स्वागत करें इस चैरिटी प्रदर्शनी के सबसे खास और आखिरी आइटम का, नीलमणि पंख। शुरुआती कीमत 1 करोड़ 30 लाख, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की जीत। नीलामी करने वाले के जोश भरे स्वागत के साथ पूरा इंद्रलोक हॉल तुरंत गूंज उठा। इतने जीवंत माहौल ने रिया को भी चौंका दिया, जो अपने फोन में खोई हुई थी, जिससे वह अनजाने में ऊपर स्टेज की ओर देखने लगी। बस एक नज़र में वह उस स्टैंड पर रखे बेशकीमती पन्ने से बुरी तरह मोहित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेज पर उड़ते हुए पंख के आकार का हरा पत्थर नहीं, बल्कि देवांश का सुंदर और आकर्षक चेहरा रखा हो। उसे अपने दिमाग की गहराई से देवांश की जानी पहचानी आवाज़ भी सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी, मेरे लिए बोली लगाओ, मुझे घर ले चलो। अब से मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, रिया कपूर। यह आवाज़ सुनकर रिया अपने दिल में धीरे से बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। और उसके हाथ इस पल अनजाने में धीरे धीरे उठने लगे, अपना बोली लगाने वाला पैडल उठाने की तैयारी में। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक धीमी चीख गूंजी, पाप नष्ट हो। इस आवाज़ के बाद रिया, जो किसी नशे में थी, तुरंत होश में आ गई। उसने खाली नज़रों से चारों ओर देखा और अंत में घबराए हुए चेहरे के साथ उसने देवांश को देखा और पूछा, अभी क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना कि मैं इसके लिए बोली लगाऊं। देवांश ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, नीलमणि पंख को घूरते हुए कहा, मुझसे चूक हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पन्ने पर रूह को कैद करने वाला श्राप होगा, जो लोगों के दिमाग को भ्रमित कर सकता है, उनके व्यवहार को बदल सकता है और देखने वालों के मन में इसके लिए बोली लगाने की इच्छा पैदा कर सकता है। तो क्या मैं अभी? रिया बहुत ज्यादा घबरा गई, उसका चेहरा दहशत से भर गया। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, सब ठीक है, मैंने वक्त रहते इसे रोक दिया। ये सुनकर रिया ने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन फिर भी वह अब भी थोड़ी डरी हुई थी और दोबारा उस पन्ने को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अरे नहीं, रिया को जैसे कुछ याद आया, अचानक फुसफुसाई और बोली, अगर हर कोई इसके लिए बोली लगाना चाहता है तो कीमत आसमान छू सकती है। देवांश ने यह सुना, मुस्कुराया और कहा, ये रूह कैद करने वाला श्राप कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। ये केवल अस्थायी रूप से किसी की रूह को कैद कर सकता है और इतना ताकतवर नहीं है कि लगातार किसी के विचारों को काबू कर सके। इसलिए जब कीमत 13 करोड़ के करीब पहुंचेगी तो वे होश में आ जाएंगे और फिर बोली नहीं लगाएंगे। बोलने के बाद देवांश ने अपना हाथ उठाया, मौजूदा कीमत में 1 लाख जोड़ते हुए, मेरी बोली है 1 करोड़ 54 लाख। जैसे ही उसने ये कहा, देवांश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, दूसरों के बोली लगाने का इंतजार करने की तैयारी में, ताकि वह धीरे धीरे कीमत बढ़ा सके। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथ उठाने के बाद माहौल में तुरंत सन्नाटा छा जाएगा और कोई दूसरा बोली नहीं लगाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या ये तुमने किया? रिया ने अविश्वास में पीछे मुड़कर देखा, ये देखते हुए कि हर कोई एक साथ उन्हें देख रहा था। उनके चेहरों पर एक नाराजगी भरा भाव था, जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। देवांश भी बहुत हैरान था, अगर मैं नहीं चाहता कि वे बोली लगाएं तो मैं उन्हें शुरुआत में ही रोक देता। अब तक इंतजार क्यों करता? वह सच कह रहा था। आखिरकार विरोधी की श्राप शक्ति बहुत मजबूत थी और अपनी मौजूदा साधना के साथ वह इसे तोड़ नहीं सकता था। इसलिए देवांश बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था और विरोधी की नजर में नहीं आना चाहता था। लेकिन ये डरपोक लोग एक एक करके दरअसल बोली लगाने से रुक गए। इस पल नीलामी करने वाला भी हक्का बक्का रह गया। फिनाले के रूप में दिखाई देने वाले खजाने के तौर पर भले ही यह अपनी असली कीमत से ज्यादा न जाए, लेकिन यह इतना कम भी नहीं होगा, उसने सोचा था। लेकिन जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि बोली के केवल कुछ राउंड के बाद यह अचानक रुक गई। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे टॉयलेट करते वक्त बीच में ही रुकना पड़े और जबरदस्ती रोकना पड़े, जो बेहद असहज था। क्या कोई और है जो बोली लगा रहा है? ये नीलमणि पंख है, मूल रूप से 13 करोड़ का, रत्नों में सबसे बेहतरीन। इंद्रलोक हॉल, यह अभी केवल 1 करोड़ 54 लाख है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। आप सभी रईस और गणमान्य लोग, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। इंद्रलोक हॉल, ये देखकर नीलामी करने वाला भी उदास हो गया। लेकिन चूंकि कोई बोली नहीं लगा रहा था, वह केवल प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकता था। 1 करोड़ 54 लाख एक बार। मिस्टर वागले, क्या आप पुनर्विचार नहीं करेंगे? यह एक बेमिसाल खजाना है। मिस्टर वागले, जिनका नाम लिया गया, ये सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया।
उन्होंने जल्दी से अपना सिर घुमाया और शायद यह महसूस करते हुए कि सिर्फ सिर घुमाना काफ़ी नहीं था, उन्होंने अपना पूरा शरीर घुमा लिया। ये रवैया बहुत साफ था। मैं इसे लेने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, कृपया साला दोबारा मेरा नाम मत लेना। नीलामी करने वाला भावुक होने लगा, इसलिए उसे फिर से चिल्लाना पड़ा, 1,54,00,000 दो बार। डायरेक्टर जवेरी, ये अरे डायरेक्टर जवेरी, भागिए मत। इससे पहले कि नीलामी करने वाला अपनी बात पूरी कर पाता, डायरेक्टर जवेरी पहले ही इंद्रलोक हॉल से बाहर भाग चुके थे, पीछे कोई निशान छोड़े बिना। यह क्या हो रहा है? नीलामी करने वाला धीरे से बड़बड़ाया, फिर उसे जैसे अचानक समझ आया और उसने अपने सामने आखिरी बोली लगाने वाले को अजीब भाव से देखा। अब वह समझ गया, मिस्टर वागले और डायरेक्टर जवेरी ऐसा नहीं था कि इस बेशकीमती पन्ने को नहीं चाहते थे, वे बस उस आदमी को हाथ उठाते देखने के बाद बोली लगाने से डर रहे थे। सही बात है, ये डर था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी साधारण कपड़े पहने हुए इतनी भारी ताकत कैसे रख सकता है कि मिस्टर वागले और डायरेक्टर जवेरी जैसे अरबपति भी उससे शेर की तरह डरते हैं। जैसे ही उसने देखा कि वह कहाँ बैठा है और उसके बगल में रिया कपूर है, नीलामी करने वाले को तुरंत समझ आ गया और फिर उसने मन ही मन देवांश को एक देसी गाली दी। गाली देने के बाद उसने तुरंत मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लिया, अपना छोटा हथौड़ा उठाया और चिल्लाया, 1,54,00,000 तीसरी बार। रुको। देवांश अचानक खड़ा हो गया, नीलामी करने वाले को रोका, फिर भीड़ की ओर मुड़ा और बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें बोली लगानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हर किसी को इतना बुरा लगा जैसे उन्होंने गोबर खा लिया हो। तुम्हें क्या लगता है हम बोली नहीं लगाना चाहते? हम साला बोली लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, ठीक है? तुम एक मुफ्तखोर, पूरी रात कुछ नहीं बोले और अब आखिरकार तुमने कदम उठाया है। अगर हमने तुम्हारा मजा खराब किया तो क्या तुम्हें लगता है कि रिया कपूर हमारे खानदान को मिटा नहीं देगी? क्या तुम हमसे बोली लगाने को कह रहे हो? तुम साफ तौर पर हमारी जान मांग रहे हो। धत, तुम बहुत नीच हो। और इस तरह नीलामी करने वाले के हथौड़े की चोट के साथ एक धक की आवाज हुई और 13 करोड़ का बेशकीमती पन्ना देवांश ने 1,54,00,000 की बेहद कम कीमत पर हासिल कर लिया। नागपुर, आलीशान पारंपरिक हवेली। एक बुजुर्ग चाय के कमरे में दौड़ता हुआ आया, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। गुरुजी, आप इतनी तेजी से भाग रहे हैं, क्या आप मुझे जल्दी से बताना चाहते हैं कि रिया कपूर ने नीलमणि पंख हासिल कर लिया है? लंबे चोगे वाले आदमी ने अपने लिए चाय डाली, उसकी हरकतें शाही और सधे हुए थीं। बुजुर्ग की सांस फूल रही थी, वह बोल नहीं पा रहा था। लंबे चोगे वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं, आखिरकार चाहे तुम कहो या न कहो, रिया कपूर आज रात के बाद मेरा शक्ति पात्र बनने के लिए ही बनी है। ये शब्द सुनकर बुजुर्ग डर के मारे पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाए और हकलाते हुए बोला, रिपोर्ट है छोटे मालिक, मिस रिया ने, उन्होंने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया। चाय डालते हुए लंबे चोगे वाले आदमी का हाथ रुक गया और खौलती हुई चाय मेज पर गिर गई, कुछ बूंदें उसकी छाती पर भी गिरी, जो तुरंत जमकर बर्फ बन गईं। तुमने क्या कहा, फिर से कहना। अध्याय 103। वह ऐसी हस्ती है जिस तक तुम इस जन्म में कभी नहीं पहुंच सकते। लंबे चोगे वाले आदमी की बर्फीली आवाज सुनकर बुजुर्ग इतना डर गया कि वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया और जल्दी से माथा टेक कर रहम की भीख मांगने लगा। छोटे मालिक, मुझे माफ कर दें। सब कुछ ठीक चल रहा था। मिस रिया अपना पैडल उठाने और बोली लगाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन कौन जानता था कि एक कुली अचानक आ जाएगा और मिस रिया को रोक देगा। कुली। लंबे चोगे वाले आदमी ने यह सुना, तिरछी नजर से उस बुजुर्ग को देखा जो माथा टेक रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, और फिर अपनी हरकतें जारी रखी, अपने लिए चाय बनाना शुरू कर दिया। क्या एक कुली रिया कपूर को रोक सकता है? छोटे मालिक, वह कोई साधारण कुली नहीं है, वह मिस रिया के टुकड़ों पर पलने वाला आश्रित होना चाहिए। बुजुर्ग जमीन पर घुटने टेके कांपते हुए जवाब दे रहा था। वह जानता था कि छोटे मालिक ने हमेशा रिया कपूर को अपनी निजी जागीर माना है और किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं देंगे। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो तबाही मचना तय है। बिल्कुल जैसा सोचा था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लंबे चोगे वाले आदमी ने उसे घूर कर देखा। बस एक पल में उसे अपने दिल की गहराई से एक अजीब सी ठंडक उठती महसूस हुई और फिर वह तुरंत पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वह उस गर्म और आरामदायक एस बड़ी वाले कमरे में भी बुरी तरह कांपने लगा। जारी रखो, लंबे चोगे वाले आदमी ने परवाह नहीं की, उसने बस रूखे चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर बुजुर्ग, भले ही ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे, फिर भी झिझकने की हिम्मत नहीं कर सका और जल्दी से ठंड बर्दाश्त करते हुए अभी अभी मिली खबर को विस्तार से लंबे चोगे वाले आदमी को सुना दिया। लंबे चोगे वाले आदमी के सुनने के बाद उसने चाय से भरे प्याले के किनारे को अपनी उंगलियों से रगड़ा और काफी देर तक खामोश रहा। जब तक प्याले में खौलती चाय बर्फ जैसी ठंडी नहीं हो गई, तब तक उसने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाए रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक गैरिसन कमांडर का पोता दरअसल एक कचरे का मुकाबला नहीं कर पाएगा जो मजदूरी करता है।
ये दिखाता है कि रिया कपूर वाकई उस कीड़े को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लंबे चोगे वाले आदमी ने जज्बात के साथ कहा। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह वास्तव में बहुत स्पष्ट था कि रिया कपूर ने वास्तव में उस हरामखोर को अपने आश्रित के रूप में रखा हुआ था। इस मामले में मुंबई में उड़ रही यह अफवाह कि रिया कपूर बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से जोशीली है, जिसकी इच्छाएं किसी भैये जैसी हैं और जो हर महीने अपना आश्रित बदलती है, मूल रूप से सच मानी जा सकती है। अनगिनत औरतों के साथ लंबे चोगे वाले आदमी के तजुर्बे के मुताबिक इस तरह की औरत के पास न केवल कई चालें होती हैं, बल्कि जैसे ही आप उसकी पीठ थपथपाते हैं, वह जान जाती है कि कौन सी पोजीशन लेनी है। वह निश्चित रूप से शक्ति पात्र के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार है। अफसोस की बात है कि एक कुली उसे छीन ले गया। लंबे चोगे वाले आदमी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रिया कपूर जैसी दुनिया से अलग रहने वाली एक परिपक्व औरत वास्तव में एक आदमी को रखेगी, और लगता है उसे उन लोगों का खास शौक है जो मजदूरी करते हैं, वरना वह इंद्रलोक के उस भव्य आयोजन में एक कुली को साथ नहीं ले जाती और उस आदमी की इज्जत बचाने के लिए सबके सामने गिल परिवार से दुश्मनी मोल नहीं लेती। इस लगाव ने उसे बहुत ईर्ष्यालु बना दिया, लेकिन वह ये सब बर्दाश्त कर सकता था। आखिर जब तक रिया कपूर श्राप की चपेट में थी, उसके पास रिया कपूर को अपने सामने झुकाने के बहुत से तरीके थे। भले ही सरेआम हो, अगर वह उससे अपने पैर के अंगूठे साफ करने के लिए कहे, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के बैठकर अपने जूते और मोजे उतार देगी और उन्हें ऐसे साफ करेगी जैसे वहां कोई और मौजूद ही न हो। असल में आज रात के बाद उसने जो कुछ भी सोचा था वह हकीकत बन सकता था, लेकिन आखिरी कदम पर उसे एक कुली ने बर्बाद कर दिया जो मजदूरी करता था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर यह मजदूर कोई छुपा हुआ उस्ताद होता तो उसे थोड़ा बेहतर लगता, लेकिन वह जानता था कि एक कमीना जो शराब, जुए, घरेलू हिंसा का आदी था और हर जगह पैसे उधार मांगता फिरता था, 10,000% कोई उस्ताद नहीं था। उस्ताद तो छोड़ो, वह शायद एक हाई स्कूल के छात्र को भी नहीं हरा सकता था। जहां तक बात है कि वह रिया कपूर को रोकने में कैसे कामयाब रहा, तो लंबे चोगे वाले आदमी को लगा कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस आदमी ने रिया कपूर से कुछ घिसी पिटी प्यार भरी बातें कही होंगी, जैसे मैं तुम्हारे लिए बोली लगाऊंगा और तुम्हें दूंगा, जिस पर रिया कपूर ने भरोसा कर लिया। इसके अलावा देवांश ने बाद में बोली लगाने के लिए हाथ उठाया था, जो दिखाता है कि उसने नीलमणि पंख पर लगे श्राप को नहीं पहचाना, वरना उसे उस पन्ने के लिए बोली लगाने का विचार ही नहीं आता। उसे अंत में खरीदना तो दूर की बात है। मामले की पूरी तह तक जाने के बाद लंबे चोगे वाले आदमी ने आह भरी। लगता है कि कपूर परिवार की किस्मत अभी खराब नहीं हुई है, इसलिए भगवान ने रिया कपूर को बचाने के लिए बेतरतीब ढंग से किसी राहगीर को भेज दिया। सही बात है, लंबे चोगे वाले आदमी की नज़र में देवांश बस एक गैर जरूरी राहगीर था। बस वक्त सही था और वह इत्तेफाक से वहां मौजूद था। लेकिन ये बिना किसी फायदे के नहीं है। कम से कम मुंबई के रईसों की दौलत अब पूरी तरह मेरे कब्जे में आ गई है। इस दौलत की मदद से मुझे यकीन है कि उदय ग्रुप एक और कदम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसी पल लंबे चोगे वाला आदमी अचानक जम गया और फिर उसने अपने दाहिने हाथ में चाय के प्याले को अचानक जोर से भींचा और प्याले को चकनाचूर कर दिया। खौलती हुई चाय आदमी के हाथ के पिछले हिस्से पर गिरी और तुरंत बर्फ में बदल गई। छोटे मालिक, क्या हुआ? ये देखकर बुजुर्ग पूछे बिना नहीं रह सका। सच तो ये था कि वह अब दिल ही दिल में बेहद डरा हुआ था, ये डरते हुए कि कहीं कोई गलती उसकी जान न ले ले। किसी ने मुंबई के रईसों की सारी दौलत कहीं और ट्रांसफर कर दी है। लंबे चोगे वाला आदमी, जो पहले सौम्य और सभ्य दिख रहा था, इस वक्त अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे हुए था, दांत पीस रहा था और उसका चेहरा बेहद खूंखार हो गया था। मुंबई सिंघानिया ग्रैंड होटल का प्रवेश द्वार। चैरिटी प्रदर्शनी खत्म हो चुकी थी और मुंबई के रईस उन कीमती प्राचीन वस्तुओं को पकड़े हुए थे जिनके लिए उन्होंने बोली लगाई थी, और मुस्कुराहट के साथ अपनी कारों में बैठ रहे थे, यह महसूस करते हुए कि आज रात उन्हें वास्तव में एक बहुत बड़ा सौदा मिला है। रिया कपूर ने यह मंजर देखा, उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। अगर देवांश ने कदम नहीं उठाया होता तो तुम सब बर्बाद हो गए होते। देवांश ने यह सुना तो मुस्कुराया और कहा, इतना भी बड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तुम दिवालिया हो जाते। रिया दंग रह गई। वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रही थी कि दिवालिया होना बर्बाद होने से कैसे बेहतर है, कि इसके लिए देवांश को विशेष रूप से सुधार करना पड़ा। एक पल रुको, मैं गाड़ी ले आती हूँ। रिया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दोनों शब्दों में से कौन सा ज्यादा भारी था, बल्कि देवांश से बहुत विनम्रता से कहा। उसके पास पहले ड्राइवर हुआ करता था और उसे कार लाने और पार्क करने जैसे काम बिल्कुल नहीं करने पड़ते थे, लेकिन उसका ड्राइवर अब किसी दूसरी औरत की हिफाजत करने गया है, इसलिए उसे यह खुद करना पड़ रहा है। अगर यह पहले की बात होती तो वह इस तरह के छोटे मोटे काम से चिढ़ जाती, लेकिन अब उसने पाया कि उसे कार लाने और पार्क करने के इस छोटे से काम से प्यार हो गया है। देवांश के पीछे एक आवाज गूंजी। देवांश को यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि यह वंदना ताई थी, सिंघानिया ग्रैंड होटल की डिप्टी जनरल मैनेजर।
वंदना ताई, अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, देवांश ने मुड़कर ईमानदार चेहरे के साथ कहा। हालांकि रणवीर गिल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन वंदना ताई ने उस समय उसकी मदद करने के लिए अपने करियर को दांव पर लगा दिया था। सिर्फ इस आधार पर उसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। गलत मत समझो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, मैं बस यह नहीं चाहती कि तुम सिया को और पीछे खींचो, वंदना ताई ने रूखे चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर देवांश थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए उसने बात बदल दी और कहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? वंदना ताई ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं फिलहाल प्रेसिडेंट कपूर के साथ तुम्हारे चक्कर को तुम्हारे लिए गुप्त रख सकती हूँ और सिया को नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम्हें ये साफ होना चाहिए कि तुम और प्रेसिडेंट कपूर एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। वह ऐसी हस्ती है जिस तक तुम इस जन्म में कभी नहीं पहुँच सकते। यह मत सोचो कि वह अभी तुम्हारे साथ अच्छी है, ये सिर्फ नयापन है। जब वह खेल से थक जाएगी तो वह स्वाभाविक रूप से तुम्हें लात मार देगी। इसलिए तुम्हें प्रेसिडेंट कपूर से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और सिया को फिर से चोट मत पहुंचाना। मैं उसे दोबारा अकेले सीढ़ियों पर छिपकर रोते हुए नहीं देखना चाहती। अध्याय 104, तुम्हें थोड़ी उम्मीद क्यों लग रही है? वंदना ताई की बातें सुनने के बाद देवांश लगभग रोने वाला था। रिया कपूर के साथ उसकी शुद्ध क्रांतिकारी दोस्ती उसके मुंह में इतनी गंदी और नीच कैसे हो गई? क्या मैं, देवांश ठाकुर, वास्तव में उसकी नज़रों में इतना गिरा हुआ और बेकार हूँ? देवांश ने उन बेवकूफ़ाना चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचा जो उसने अतीत में की थी, और फिर अचानक महसूस किया कि खुद का वर्णन करने के लिए गिरा हुआ और बेकार वाक्यांश का उपयोग करना गिरा हुआ और बेकार का अपमान था। इसलिए देवांश ने एक कड़वी मुस्कान दी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इसकी कोई संभावना है कि रिया कपूर वास्तव में मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? तुम तक पहुंचने की? वंदना ताई ने जवाब में ताना मारा, फिर अपना सिर हिलाया। देवांश, क्या तुम अपनी खुद की औकात नहीं जानते? सिर्फ इसलिए कि रिया कपूर ने सोशलाइट्स के सामने एक बार तुम्हारा बचाव किया, तुम इतने घमंडी हो गए हो कि अब ये भी नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। दिन में सपने देखने की भी एक हद होती है, सचमुच लाइलाज मत बनो। देवांश समझाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि वंदना ताई ने अपना हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो। वैसे भी मैंने सुना है कि रिया कपूर का उत्साह 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। तब तक तुम्हें पहचान लेना चाहिए कि तुम वास्तव में किस तरह के इंसान हो। इतना कहकर वंदना ताई मुड़ी और चली गईं। देवांश को समझाने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि वह कुछ ही कदम चली थी कि वह फिर से रुक गई, फिर पीछे मुड़ी और ठंडेपन से एक वाक्य फेंका, देवांश, एक आखिरी सलाह, जो वरदान तुम्हें मिले हैं उनके लिए नाशुक्र मत बनो, तिल उठाने के चक्कर में तरबूज मत खो देना। तुम अपना ख्याल रखना। बोलने के बाद वंदना ताई ने अपना सिर घुमाया और चली गईं। उनकी हील्स की खटखट गूंज रही थी। चलते हुए उसने मन ही मन सोचा, देवांश, जो मैं कह सकती थी मैंने कह दिया। अगर तुम अभी भी वापस मुड़ना नहीं जानते तो तब पछताना मत जब सिया ऊंचाइयों को छू रही होगी। वंदना ताई ने पहले कहा था कि सिया का भविष्य का मंच मुंबई तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज रात जो हुआ उससे वह इस बारे में और भी निश्चित हो गई। आखिरकार कोई रखेल अपनी मर्जी से असली पत्नी को प्रमोशन और वेतन वृद्धि दिलाने में मदद नहीं करेगी, इसलिए सिया का डिजाइन डिपार्टमेंट डायरेक्टर के रूप में प्रमोशन किसी ऐसी शक्तिशाली ताकत के कारण हुआ होगा जिसके आगे कपूर परिवार को भी झुकना पड़ा। लेकिन देवांश अपनी खुद की पत्नी के शक्तिशाली समर्थन को नजरअंदाज कर रहा था। बेवकूफों की तरह कपूर परिवार के पल्लू से चिपके रहने की कोशिश कर रहा था। वह सचमुच अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ था, और देवांश को वंदना ताई की सलाह वास्तव में इस कमीने की मदद करने के लिए नहीं थी। वह बस जानती थी कि सिया अभी भी देवांश की परवाह करती है और वह उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अगर देवांश ने अभी भी पश्चाताप नहीं किया तो उसे आज की घटनाओं के बारे में सिया को बताने में कोई गुरेज नहीं होगा। उस लड़की के स्वाभिमानी व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से तब देवांश को माफ नहीं करेगी, और देवांश के पास कुछ नहीं बचेगा। शायद वह अपनी आत्मा तक को कोस रहा होगा। क्या तुम अभी मैनेजर वंदना से बात कर रहे थे? रिया ने अपनी पनामेरा कार देवांश के सामने रोकते हुए और खिड़की नीचे करते हुए पूछा। देवांश कार में बैठा और हम के साथ जवाब दिया। तुम दोनों का अभी भी लेन देन है? रिया ने पूछा, थोड़ी हैरान होकर। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, जब रणवीर गिल अभी मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था तो उसने मेरी मदद के लिए कदम बढ़ाया। उसे शायद तब पता नहीं था कि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? वह तुम्हारी मदद क्यों करेगी? क्या वह तुम्हें जानती है? रिया ने पूछा, थोड़ी हैरान होकर। हालांकि वंदना ताई सिया की सहकर्मी हुआ करती थी, लेकिन किसने नियम बनाया है कि सहकर्मियों को एक दूसरे के परिवार के सदस्यों को जानना चाहिए? देवांश मुस्कुराया और बोला, इससे पहले जब वह दूसरी कंपनी में थी मैंने उनकी कंपनी में हंगामा किया था और उसने मुझे 2000 रुपये उधार दिए थे जो मैंने अभी तक वापस नहीं किए हैं। समझी? रिया को अचानक समझ आया और कार स्टार्ट करते हुए वह मुस्कुराई और पूछा, तो वह अभी तुमसे पैसे मांगने आई थी?
नहीं, उसने बहुत सारी अजीबोगरीब बातें कहीं। ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिया ने ये सुना और आगे नहीं पूछा, बल्कि इसके बजाय उसने अपनी बाहें सिकुड़ी और कहा, तुमने मुंबई के रईसों की दौलत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे उदय ग्रुप को इतना बड़ा झटका लगा। वे शायद तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर वे सामने आने की हिम्मत करते हैं तो यह आसान है, बस उन्हें मार दूंगा। मुझे बस डर है कि वे छिपेंगे और अंधेरे से वार करेंगे, देवांश ने शांति से कहा। रिया ने ये देखा और पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हें डर है, लेकिन तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है, और थोड़े उत्साहित भी हो। देवांश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने मुंबई के रईसों की दौलत को रणवीर गिल की ओर मोड़ दिया है। भले ही वे ढूंढते हुए आए, वे पहले रणवीर गिल के पास जाएंगे। रिया पहले तो दंग रह गई, फिर उसने देवांश को एक बेहद दिलकश नजरों से घूरा और मुस्कुराई, तुम सचमुच एक शैतान हो। मेरा कपूर परिवार खुशकिस्मत है कि तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि तुमने हमें कैसे खेल खेल में मार डाला। बोलने के बाद रिया को जैसे कुछ याद आया और उसने फिर पूछा, लेकिन नीलामी में अकेले तुम ही थे जिस पर जादू नहीं चला, और तुमने मुझे भी बोली लगाने से रोका। क्या उन्हें एहसास नहीं होगा कि तुम ही हो जिसने स्थान परिवर्तन विद्या का इस्तेमाल किया है? देवांश ने अभी उसे बताया था कि वह अभी इस श्राप को तोड़ नहीं सकता, लेकिन वह श्राप के लाभार्थी को बदल सकता है, और तरीका ये स्थान परिवर्तन विद्या था। किसने कहा मुझ पर जादू नहीं चला? क्या मैंने भी बोली में हिस्सा नहीं लिया और श्राप नहीं लिया? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर रिया फिर से दंग रह गई। सही बात है, उसने भी बोली में हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ वाले को शक नहीं होगा कि वह मोहित नहीं था, वे केवल यही सोचेंगे कि उसने उसे रोका क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह बोली में हिस्सा ले। तो वे केवल रणवीर गिल के पास जाएंगे और फिर उसे यह बताने के लिए मजबूर करेंगे कि किस्मत किसने बदली। रिया ने सिर हिलाया, उसका चेहरा भावनाओं और प्रशंसा से भरा था। वह देवांश की इंसानी फितरत की समझ पर हैरान थी और हालात के हिसाब से ढलने की उसकी क्षमता की कायल थी। जहां तक बात है कि वे रणवीर गिल को खोजने के बाद उससे कैसे पूछताछ करेंगे, यह अब ऐसी चीज नहीं थी जिसकी चिंता उसे और देवांश को करने की जरूरत थी। और देवांश के लिए उदय ग्रुप ने केवल मुंबई के रईसों को निशाना बनाया था और अभी तक उसकी हद को नहीं छुआ था, इसलिए उसका फिलहाल नागपुर जाकर लोगों को मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा श्राप लगाने वाला अब तक छिप गया होगा। भले ही वह उदय ग्रुप का कत्लेआम कर दे, शायद वह श्राप लगाने वाले को सामने आने के लिए मजबूर न कर पाए। ये समय बर्बाद करेगा और इसका कोई मतलब नहीं होगा। मुंबई में उन लोगों के रणवीर गिल को खोजने का इंतजार करना बेहतर था, और फिर वह शिकार पर घात लगाए बैठे शिकारी की तरह होगा। देवांश नक्षत्र विला लौटा, अभी नीलमणि पंथ का अध्ययन करने ही वाला था कि उसे एजेंट विनय का फोन आया। हेलो मिस्टर देवांश, इतनी देर से परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। घर पहले ही ट्रांसफर हो चुका है और आप कल शिफ्ट हो सकते हैं। बोलने के बाद उसने देवांश को यह भी समझाया कि ट्रांसफर की प्रक्रिया दोपहर में ही पूरी हो गई थी, लेकिन कंपनी की एक अचानक मीटिंग थी जो अब तक चली, इसलिए सूचना थोड़ी देर से मिली। देवांश ने ठीक है कहा और नीलमणि पंथ का अध्ययन करने के लिए फोन काट दिया। उपनगर पुनर्वास कॉलोनी। सिया ने अभी अपनी बेटी को सुलाया ही था कि उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि का संदेश मिला। सिया, कल वीकेंड है, क्या तुम पीहू को लेकर मेरे साथ घर देखने चलोगी? मैं बहुत दूर रहती हूँ और कंपनी के पास एक जगह किराए पर लेना चाहती हूँ। ठीक है, हम कितने बजे और कहाँ मिलेंगे? थोड़ी देर से, मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ। 10 बजे कैसा रहेगा? रेसिडेंशियल एरिया के गेट पर। ठीक है। अध्याय 105। मिस्टर देवांश, क्या आप सच में प्रॉपर्टी के कागजों में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते? काम की बात करने के बाद दोनों ने थोड़ी देर गप्पे मारी। इस दौरान अंजलि ने फिर से अपना पिछला सुझाव दिया, यह उम्मीद करते हुए कि सिया कंपनी के पास एक अपार्टमेंट किराए पर ले सकती है ताकि उसकी नींद बेहतर हो सके और पीहू को रहने के लिए बेहतर माहौल मिल सके। सिया ने स्वाभाविक रूप से फिर भी मना कर दिया और अंजलि लाचार महसूस करते हुए इस विषय पर ज्यादा नहीं बोली। इसके बजाय कुछ ऐसी गपशप करने के बाद जो औरतों को दिलचस्प लगती है, उन्होंने शुभ रात्रि कहा और कल फिर मिलने का वादा किया। सिया ने अपना फोन नीचे रखा। अंजलि का सुझाव उसके दिमाग में गूंज रहा था और उसका दिल काफी देर तक बेचैन रहा। उसने सनकरे साधारण बेडरूम और पीहू को देखा जो पन्ना पकड़े हुए गहरी नींद में सो रही थी। उसे बहुत गहरा अपराध बोध और दुख महसूस हुआ। जब से पीहू 1 साल की हुई, उन्होंने माता पिता के रूप में उसे एक स्थिर जीवन नहीं दिया था। देवांश की वजह से उन्होंने 2 साल के भीतर 5 बार घर बदला था। या तो उनके घरों पर पेंट फेंका गया, या वे किराया नहीं दे पाए और बिना किसी अपवाद के उन्हें हमेशा मकान मालिक द्वारा बाहर निकाल दिया गया। वे सबसे लंबे समय तक कहीं भी रहे तो इस पुरानी जर्जर पुनर्वास कॉलोनी में, जहां वे 6 महीने से थे। कुछ दिनों में उन्हें अगले 6 महीने का किराया देना होगा। उनका कमरा अविश्वसनीय रूप से साफ सुथरा लग रहा था। सिया की बार बार सफाई के अलावा एक और भी महत्वपूर्ण कारण था,
घर में बस ज़्यादा सामान ही नहीं था। रोजमर्रा की ज़रूरतों के अलावा सिया की कोई भी ऐसी चीज़ खरीदने की इच्छा नहीं थी जो वैकल्पिक हो, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि अगला बदलाव कब अचानक आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होना केवल एक बोझ होगा, लेकिन इतनी कम चीज़ों के साथ यह एक पूरा घर जैसा नहीं लग रहा था। सिया पीहू को एक उचित घर देना चाहती थी और उसका मौजूदा वेतन ऐसा घर देने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन पीहू की बीमारी उसे लगातार याद दिलाती रहती थी कि वह लापरवाही से पैसे खर्च न करे। आखिरकार कैंसर के सामने कोई कितने समय तक जीवित रह सकता है, यह अंततः इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी जेब में कितना पैसा है। सिया नहीं चाहती थी कि अस्पताल में हर जगह पैसे उधार मांगने का मंजर दोबारा आए। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी इज्जत की परवाह थी, बल्कि उसे पैसे उधार न मिल पाने और इस तरह पीहू को खोने का डर था। क्या वह बेहतर जगह पर नहीं रहना चाहती थी? बेशक वह चाहती थी। हालांकि पीहू की जिंदगी बढ़ाने और पीहू के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के बीच सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले वाले को चुना। पीहू, मुझे माफ कर दो, मम्मा नाकाबिल है, मैं तुम्हें सिर्फ अपने साथ इस पुराने जर्जर अपार्टमेंट में रख सकती हूँ, सिया फुसफुसाई। उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई और उसने धीरे से अपनी बेटी के छोटे सिर को सहलाया। काफी देर बाद सिया ने आखिरकार सुबकना बंद कर दिया। वह खिड़की की ओर देखे बिना नहीं रह सकी, बगल वाले घर की मरम्मत की गई खिड़की के फ्रेम को याद करते हुए और खोए हुए भाव से बड़बड़ाई, देवांश, काश तुम इतने बड़े हरामखोर न होते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही विचार आया, सिया कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया, उस बदमाश के बारे में अभी भी कल्पनाएं पालने के लिए खुद को बचकाना महसूस करते हुए। एक आह के साथ सिया पीहू के बगल में लेट गई और काफी देर तक सो नहीं पाए। उस रात अनिद्रा से पीड़ित वह अकेली नहीं थी। रणवीर गिल, जो नफरत और गुस्से से भरा था, और कशिश खन्ना और सोनिया, जो अपने डॉम में लौट आई थी, उनकी भी नींद उड़ी हुई थी। नक्षत्र विला, देवांश हथेली के आकार के पंख जैसे पन्ने के साथ खेल रहा था। उसके माथे पर शिकन थी। उसने कई तरीके आजमाए थे, लेकिन न तो ताबीज से शुद्धि और न ही तेज आग से जलाना नीलमणि पंख से श्राप को हटा सका। इस श्राप के बारे में अजीब बात यह थी कि देवांश की दिव्य दृष्टि पन्ने पर श्राप को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, फिर भी नंगी आंखों को इसका कोई संकेत नहीं दिख रहा था। वास्तव में अगर कोई इसे नंगी आंखों से देखे तो चाहे वह कितना भी बड़ा जौहरी क्यों न हो, वह इसे देखने के बाद केवल बेहतरीन कहकर पन्ने की तारीफ करेगा। ठीक इसलिए क्योंकि श्राप अदृश्य और अमूर्त था, दिव्य दृष्टि की तरह वायव्य, देवांश अस्थायी रूप से इसके सामने शक्तिहीन था। जब तक कि देवांश की साधना और नहीं बढ़ जाती जिससे वह अपनी दिव्य दृष्टि को एक ठोस रूप में ढाल सके, तब शायद वह इस बेशकीमती पन्ने से श्राप निकाल सके। लेकिन दुर्लभ आत्मिक ऊर्जा वाली इस दुनिया में बिना किसी ऊर्जा सोखने वाले व्यूह की मदद के अपनी साधना को सुधारना कितना आसान था। देवांश को लगा जैसे वह एक बंद गली में आ गया है, पूरी तरह से लाइलाज। इसलिए उसने हल्का सा आह भरी लापरवाही से बेशकीमती पन्ने को 3 सितारा ऊर्जा व्यूह में फेंक दिया और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके पास अभी भी कुछ सोने की ईंटें और सामान्य पत्थर थे जो उसने पहले खरीदे थे, जो अभी के लिए काफी होंगे। अगली सुबह देवांश अपनी ध्यान साधना से जागा। उसने बची हुई कुछ सोने की ईंटों को देखा, आह भरी, सिर हिलाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रेसिडेंशियल एरिया के सबसे पास वाली दुकान पर नाश्ता करने के बाद देवांश ने टैक्सी ली और रियल एस्टेट एजेंसी की ओर चल पड़ा। एजेंट विनय जानता था कि देवांश आ रहा है, इसलिए उसने पहले से ही ऑफिस की व्यवस्था कर रखी थी, बिल्कुल कार डीलरशिप की तरह, एक औपचारिक हैंडओवर की तैयारी करते हुए। जब देवांश पहुंचा तो ऑफिस के सभी एजेंट चारों ओर इकट्ठा हो गए, मुस्कुराते हुए इस अमीर व्यक्ति की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे जिसने एक ही बार में घर खरीदा था। हालांकि जहां विनय बहुत उत्साहित था, वहीं देवांश को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह फोटो भी नहीं खिंचवाना चाहता था। प्रॉपर्टी के कागज और अन्य दस्तावेज लेने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा। ये देखकर विनय जल्दी से उसके पीछे गया, अपने सवाल को तब तक रोके रखा जब तक कि उसने उसे दरवाजे तक नहीं पहुंचा दिया। मिस्टर देवांश, क्या आप सच में प्रॉपर्टी के कागजों में अपना नाम नहीं जोड़ने वाले? देवांश ने कहा, तुमने मुझसे फोन पर यह सवाल कई बार पूछा है, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको व्यक्तिगत रूप से याद दिलाना चाहता था। अगर प्रॉपर्टी के कागज में सिर्फ मिस सिया का नाम है तो भविष्य में इस घर का आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। उस समय चाहे आप इसे बेचना चाहें या गिरवी रखना चाहें, आपको मिस सिया की सहमति और उनकी मौजूदगी की जरूरत होगी, विनय ने समझाया। देवांश ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि वह पूरी तरह से समझ गया है। तो क्या आप वाकई इसे बदल नहीं रहे हैं? विनय ने जोर देकर पूछा। कागज तो पहले ही बन चुके हैं, क्या इसे अभी भी बदला जा सकता है? देवांश ने पूछा, थोड़ा हैरान होकर। विनय की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, हम एक कंपनी हैं और हमारे पास कनेक्शन है। जब तक ये क्लाइंट को सौंपा नहीं गया है तब तक अपना मन बदलने का मौका है। आप क्या कहते हैं, क्या हम? जरूरत नहीं है, ये ठीक है, देवांश ने सिर हिलाया।
मिस्टर देवांश, अगर मैं अपनी हद पार कर रहा हूं तो कृपया गुस्सा मत होइएगा, लेकिन क्या आपको डर नहीं है कि घर मिलते ही वह आपको छोड़ देंगी? देवांश उसकी बातों पर कड़वाहट से मुस्कुराया, सिर हिलाते हुए। मुझे उनके छोड़ने का डर नहीं है, आखिरकार मैं इसी लायक हूँ। मेरा एकमात्र डर यह है कि जब ये घर उन्हें दिया जाएगा तो वह इसे स्वीकार भी नहीं करेंगी। इतना कहकर देवांश ने हैरान एजेंट विनय को नज़रअंदाज कर दिया और रॉयल पाम्स एस्टेट की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर देवांश ने अंदर जाने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल किया। उसने लापरवाही से प्रॉपर्टी के कागज और अन्य दस्तावेज लिविंग रूम में कॉफ़ी टेबल पर रख दिए, फिर घर को हवादार बनाने के लिए सभी कमरों की खिड़कियां खोल दीं। साफ सुथरे घर और विशाल लिविंग रूम को देखते हुए उसके और पीहू के यहाँ पीछा करने और खेलने के दृश्य देवांश के दिमाग में कौंध गए और एक खुशी भरी मुस्कान अनजाने में उसके मुंह के कोने पर आ गई। लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसके लिए ऐसा गर्मजोशी भरा मंजर फिलहाल सिर्फ एक कल्पना और विलासिता है। अपने विचारों को दूर करते हुए देवांश ने आह भरी सिया को एक संदेश भेजा, फिर मुड़ा और चला गया उपनगर में पुनर्वास कॉलोनी की ओर। हालांकि अपनी हैरानी के लिए उसने पुनर्वास कॉलोनी को खाली पाया, न तो माँ और न ही बेटी कमरे में थी। इस समय घर पर नहीं, वे कहाँ जा सकती हैं? देवांश सोच में डूब गया। वे रॉयल पाम्स एस्टेट गई थीं और उन्होंने टैक्सी ली थी। आखिरकार पीहू साथ थी, वरना सिया ने निश्चित रूप से बस लेने का विकल्प चुना होता। सिया पीहू को पकड़कर पिछली सीट पर बैठी थी। पूरी रात ठीक से न सो पाने के कारण उसने थोड़ी देर झपकी लेने का मौका लिया, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहे स्पैम मैसेज इंटरसेप्शन अलर्ट को याद करते हुए। जब वे रेसिडेंशियल एरिया के गेट पर पहुंचे तो सिया को लग रहा था जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। जल्दी से अपने फ़ोन से भुगतान करने के बाद वह पीहू के साथ कार से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर निकली उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि को ज्यादा दूर नहीं देखा, जो सूट और यूनिफॉर्म पहने एक एजेंट के बगल में खड़ी थी, पागलों की तरह उनकी ओर हाथ हिला रही थी। सिया, पीहू, यहाँ इधर आओ। अध्याय 106। ये कैसा जादू है, क्या हम समय में पीछे चले गए हैं? नन्ही जान पीहू बहुत दिनों से अपनी माँ के साथ खेलने बाहर नहीं गई थी। इससे पहले के वीकेंड्स पर या तो वह अपनी माँ के साथ मूली बेचने जाती थी या फिर खेतों में मिट्टी पलटने और सब्जियां लगाने में मदद करती थी। इसलिए अंजलि को देखते ही वह खुशी से झूम उठी और अंजलि की गोद में आने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए। सुंदर आंटी, मुझे गोद ले लो। अंजलि को भी इस नन्ही जान पर बहुत प्यार आता था। वह लगभग दौड़ते हुए गई और पीहू को अपनी गोद में उठा लिया, फिर प्यार से अपनी नाक उसकी नन्ही नाक से रगड़ी, जिससे पीहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। काफी देर बाद जब दोनों बड़ों और बच्चे का प्यार दुलार थमा तो दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। तभी पीहू ने अपने कपड़ों के अंदर से एक पेंडेंट निकाला, उसे अंजलि के सामने पकड़कर गर्व से दिखाया। सुंदर आंटी, देखो, है ना सुंदर? ये तो सचमुच बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारी पीहू की तरह। अंजलि ने प्यार भरी नजरों से कहा। पापा ने पीहू को दिया है, उन्होंने कहा कि यह पीहू की रक्षा करेगा, पीहू ने इतराते हुए कहा। लेकिन ये सुनते ही अंजलि के चेहरे के भाव जम गए, उसके माथे पर शिकन आ गई और वह सिया की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, तुम उस कमीने से कोई चीज कैसे ले सकती हो? क्या तुम भूल गई कि 1 साल पहले क्या हुआ था? अपने मूक सवाल के बाद अंजलि को चिंता हुई कि शायद सिया समझी नहीं, इसलिए उसने एक हाथ से पीहू को थामे रखा और दूसरे हाथ से सिया का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसकी अनामिका उंगली पर मौजूद उस हल्के से बमुश्किल दिखाई देने वाले निशान की ओर इशारा किया। सिया अंजलि का मतलब समझ गई, लेकिन उसने सिर हिलाया और चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं पहले जैसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगी, मैं उसे तुरंत उतार कर वापस दे दूंगी। वैसे भी यह कोई बहुत कीमती चीज नहीं है, बस कुछ 100 रुपये की होगी। ये सुनकर अंजलि ने आह भरी और दर्द भरे स्वर में कहा, तुम बहुत नर्म दिल की हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का। तभी उसे एहसास हुआ कि पीहू अभी भी वहीं है, इसलिए वह तुरंत चुप हो गई और बात बदलते हुए पीहू से पूछा, पीहू, आंटी को एक घर किराए पर लेना है, बाद में तुम आंटी की मदद करना और देखना कि तुम्हें कौन सा घर पसंद है, ठीक है? ठीक है, पीहू ने चहकते हुए जवाब दिया। वह बहुत खुश थी। बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाए और पीहू भी इसका अपवाद नहीं थी। अंजलि को पीहू को गोद में लेकर सोसाइटी की ओर बढ़ते देख सिया उनके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन अनजाने में ही उसकी उंगलियां उसकी अनामिका के उस निशान को छू गईं और उसके ख्यालात बेकाबू होकर 1 साल पीछे चले गए। उस समय देवांश की जुए में किस्मत बहुत अच्छी चल रही थी और उसने कुछ पैसे जीते थे। उसने न केवल उसे 10,000 रुपये दिए थे, बल्कि सोने की दुकान से खरीदी हुई हजारों की अंगूठी और कंगन भी उपहार में दिए थे। शुरुआत में सिया उन्हें लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब देवांश ने उसके सामने घुटने टेके और कसम खाई कि वह दोबारा कभी जुआ नहीं खेलेगा, तब उसने अनमने ढंग से वह सोने की अंगूठी और कंगन स्वीकार कर लिए थे।
हालांकि बस कुछ ही दिनों बाद देवांश शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा और मांग करने लगा कि वह 10,000 रुपये, अंगूठी और कंगन वापस कर दे। सिया ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देवांश ने उसे लात घूंसों से पीटा और अंत में उसे जमीन पर दबा दिया। अपने घुटनों से उसकी पीठ और हाथों को जकड़ लिया ताकि वह जबरदस्ती कंगन और अंगूठी उतार सके। उस समय सिया ने हार मान ली थी और उसे अंगूठी और कंगन देने को तैयार थी, लेकिन देवांश ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और खुद ही उतारने की जिद पर अड़ा रहा। लेकिन कंगन और अंगूठी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पहनना मुश्किल होता है और उतारना उससे भी ज्यादा मुश्किल। अगर पर्याप्त धैर्य न हो तो कलाई और उंगलियों का घायल होना तय है। और देवांश साफ तौर पर एक बेसब्र जानवर था, इसलिए कई बार बेरहमी से खींचने के बाद कंगन की वजह से सिया की कलाई छिल गई और खून की लकीरें उभर आईं। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो भी ठीक था, कुछ दिन आराम करती तो घाव भर जाते। मुसीबत तब आई जब उसने अंगूठी उतारने की कोशिश की। देवांश ने चाहे कितना भी जोर लगाया, वह बाहर नहीं आई। उल्टा सिया को असहनीय दर्द होने लगा। जब सिया रोने लगी तो पीहू भी रोने लगी और ये देखकर देवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह और भी ज्यादा वहशी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सिया की उंगली में हड्डी तक गहरा घाव हो गया। फिर भी अंगूठी बाहर नहीं आई। गुस्से से पागल देवांश रसोई में गया, एक बड़ा चाकू उठा लाया और ऐलान किया कि वह अंगूठी निकालने के लिए उसकी उंगली ही काट देगा। ये देखकर सिया ने तुरंत अपने घाव के भयानक दर्द को सहा और अपनी ही मांस को नोचते हुए अंगूठी को बाहर खींचा और उसे देवांश की ओर फेंक दिया। और इस तरह ये निशान हमेशा के लिए रह गया। चूंकि यह उसकी अनामिका के बाईं ओर है, इसलिए ज्यादातर लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता जब तक कि वह जानबूझकर अपनी उंगलियां न फैलाए। लेकिन ये दर्द सिया कभी नहीं भूल पाए। पिछली बार जब देवांश उसे वह पेंडेंट देना चाहता था तो उसने शुरू में मना करने का इरादा किया था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, देवांश ने उसे पहना दिया था। ये सोचकर कि उसने अपना कर्ज चुका दिया है, काफी समय से कैसीनो नहीं गया है और यह सुनकर कि यह महंगा नहीं है, सिया ने इसे न उतारने का फैसला किया। इसके अलावा गले का हार उतारना आसान है। अगर देवांश वाकई इसे वापस मांगेगा तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगी और तुरंत उतारकर उसे दे देगी। दो खूबसूरत देवियों। रॉयल पाम्स एस्टेट एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। प्रवेश के लिए आईडी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एजेंट जुबिन ने विनम्रता से कहा और उन्हें अपने आईडी कार्ड दिखाने का इशारा किया। सोसाइटी का आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑटोमेटेड और नेटवर्क से जुड़ा है। आप बस गेट पर अपना आईडी कार्ड स्वाइप करें और केवल मैचिंग आइडेंटिटी के साथ ही आप अंदर जा सकते हैं, जिससे जाली आईडी का खतरा नहीं रहता। ये बहुत सुविधाजनक और सुरक्षित है, जुबिन ने सोसाइटी की खूब तारीफ करते हुए समझाया। दोनों महिलाओं को इससे कोई बुरा नहीं लगा, इसके विपरीत उन्हें यह बहुत सुरक्षित लगा। खासकर सिया, जिसने सोचा कि अगर वह यहाँ रहती तो भले ही पीहू सोसाइटी में अकेली खेल रही होती, उसे किडनैपर्स का डर नहीं होता। इस तरह पीहू को पहले की तरह घर में अकेले कैद नहीं रहना पड़ता, बल्कि वह सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ खेल सकती थी। जैसे ही उसने ये सोचा, सिया का दिल मचल उठा। लेकिन फिर पीहू की बीमारी का ख्याल आते ही सिया को गहरा दुख और उदासी महसूस हुई। आईडी रजिस्ट्रेशन वास्तव में बहुत तेज था। गेट गार्ड ने अंजलि की पहचान की पुष्टि करने के बाद विनम्रता से उसका आईडी कार्ड वापस कर दिया और फिर एक्सेस कंट्रोल खोल दिया, जिससे वह पीहू के साथ अंदर जा सके। जब रजिस्ट्रेशन की बारी सिया की आई तो सुरक्षा गार्ड पहले तो सिया की खूबसूरती देखकर दंग रह गया, फिर आईडी कार्ड स्वाइप करते समय रुका और फिर उसे एक अजीब सी नाराजगी भरी नजर से देखते हुए कार्ड वापस किया। सिया को समझ नहीं आया, आईडी स्वाइप तो वही था, तो बर्ताव इतना अलग क्यों? और सबसे बड़ी बात, वह नाराजगी भरा चेहरा क्यों? वह उसे जानती तक नहीं थी, है ना? ऐसा क्यों लगा जैसे उसने उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो? यह ग्रुप आराम से सोसाइटी में दाखिल हो गया और फिर सिया और अंजलि सोसाइटी के अंदर के माहौल और सुविधाओं को देखकर अवाक रह गईं। सिया, क्या हम टाइम ट्रैवल करके कहीं और आ गए हैं? क्या ये वाकई शहर की ही एक सोसाइटी है? अंजलि ने पूछा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, वह बिल्कुल गंवार लग रही थी। मुझे लग रहा है जैसे मेरे पिछले 20-25 साल बेकार ही चले गए। अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के बाद अंजलि अचानक डर गई। उसने सिया की आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, क्यों न हम कोई बहाना बनाकर खिसक लें? मुझे लग रहा है कि यहाँ के घर सस्ते नहीं होंगे और शायद मेरी औकात नहीं है यहाँ किराए पर लेने की। अध्याय 107। यह मकान तो बिक चुका है, मैं नए मकान मालिक से पूछता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। सिया रुक गई, मुड़ने और जाने के लिए तैयार। ये देखकर अंजलि ने जल्दी से सिया को पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए समझाया, नहीं नहीं नहीं, वे हमें घर दिखाने के लिए इतनी दूर लाए हैं। अगर हम बिना देखे ही चले जाएंगे तो क्या ये बहुत बदतमीजी नहीं होगी? और अगर तुम देखो और किराए पर न लो तो क्या वह शराफत है? सिया ने पलटवार किया। अंजलि खिलखिला कर हंस पड़ी, ये तो आसान है, बाद में हम बस कमरे में कुछ कमियां निकाल देंगे, जैसे लेआउट अच्छा नहीं है या रोशनी कम है, बस ऐसी ही बातें।
फिर सबकी इज्जत भी रह जाएगी, है ना? सिया ने सिर हिलाया। तुम कभी निराश नहीं करती। तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बनाना मेरा अब तक का सबसे समझदारी भरा फैसला था। हटो, मुझे लगा था कि तुमने मेरी खूबसूरती की कद्र की है, पर पता चला कि तुमने मेरी काबिलियत की कद्र की। हे, औरतें भी ना, अंजलि ने हल्का सा थूकते हुए मजाक में कहा। दोनों बातें करती और हंसती हुई अंदर चली गईं, अपने सामने के नज़ारे को देखकर पूरी तरह हैरान थीं। सिया, सच कहूँ तो मुझे आज पहली बार पता चला कि किसी सोसाइटी में गोल्फ कोर्स भी हो सकता है। अगर वे न बताते कि यह एक रिहायशी इलाका है तो मैं सोचती कि यह कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट है, अंजलि ने बेहद आश्चर्य के साथ कहा। सिया भी कम हैरान नहीं थी, खासकर जब वे सोसाइटी में बच्चों के खेलने की जगह से गुजरे। वह जम गई, क्या वह वाकई बच्चों के खेलने की जगह थी? उसे छोटा एम्यूजमेंट पार्क कहना गलत नहीं होगा। क्या इस सोसाइटी की सुविधाएं कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं हैं? सिया बड़बड़ाए बिना न रह सकी। अंजलि ने उसकी बात अनसुनी कर दी, एक हाथ में पीहू को थामे हुए और दूसरे से खेल के मैदान की ओर इशारा करते हुए पूछा, पीहू, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? क्या तुम खेलना चाहती हो? ... पीहू कुछ नहीं बोली, बस ललचाई नजरों से उन रंग बिरंगे झूलों को देखती रही, ख्यालों में खोई हुई। पीहू, अंजलि ने धीरे से पुकारा। पीहू आखिरकार हकीकत में लौटी। उसने सहज रूप से सिर हिलाया, लेकिन फिर शायद उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। जवाब दिया, पीहू को ये पसंद नहीं है और वह खेलना नहीं चाहती। लेकिन अंजलि और सिया दोनों ने उसकी आंखों में एक तीव्र लालसा साफ देखी। तीनों महिलाओं के दिल कांप उठे। उस समझदार नन्ही जान पर बहुत तरस आया। यही वह पल था जब सिया की इस सोसाइटी में रहने की इच्छा उमड़ पड़ी और तेजी से अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि ये केवल एक विचार था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि चाहे वह इस जीवन में कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, वह यहाँ रहने के लायक नहीं होगी जब तक कि पीहू का कैंसर ठीक न हो जाए या उसके पास इतना पैसा न हो जाए कि वह खर्च करते करते थक जाए। वरना उसके पास जो भी पैसा होगा वह भविष्य में पीहू की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए बचाएगी। मिस अंजलि, यह इस्टेट एक हाई एंड विला कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनमें से ज्यादातर मकान मालिकों के खुद के रहने के लिए हैं। अभी बिक्री या किराए के लिए केवल 3 यूनिट्स खाली हैं और किराया लगभग 6,300 रुपये है। क्या हम सबसे निचली मंजिल से देखना शुरू करें? जूबिन ने विनम्रता से पूछा। अंजलि को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। 6,300 रुपये किराए का नाम सुनते ही वह पहले ही निराश हो चुकी थी। उसकी पिछली सैलरी केवल 3 से 4,000 थी और अब जब वह असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई थी तब भी यह 9,000 से कम थी। अगर उसने वाकई यह घर किराए पर लिया तो उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। अंजलि एक बाहरी व्यक्ति की तरह जूबिन के पीछे पीछे एक इमारत की पहली मंजिल के कमरे की ओर चल दी। ये देखकर कि यह पहली मंजिल की यूनिट है, अंजलि ने तुरंत सिया के कान में फुसफुसाया, पहली मंजिल, रोशनी तो पक्का अच्छी नहीं होगी। बाद में हम दोनों जिद करेंगे कि रोशनी बेकार है। सिया ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गई। जूबिन ने पासवर्ड से दरवाजा खोला और इशारा किया। तीनों महिलाओं को पहले अंदर जाने का निमंत्रण दिया। अंदर घुसते ही, जैसा कि अंजलि ने उम्मीद की थी, कमरे में काफी अंधेरा था। रोशनी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे कमरे में ज्यादा देर रहने से इंसान को बहुत घुटन महसूस होती है। मुझे तो वही पसंद है जहां सूरज की रोशनी अंदर आए। अंजलि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जूबिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अलेक्सा, लिविंग रूम के पर्दे खोल दो। मैं यहाँ हूँ। ठीक है। लिविंग रूम के पर्दे खोल दिए गए हैं। जैसे ही स्मार्ट स्पीकर ने बोलना खत्म किया, लिविंग रूम के पर्दे धीरे धीरे दोनों तरफ खुल गए। एक पल में खिड़की के बाहर से सूरज की रोशनी की एक किरण अंदर आई, जो सीधे अंजलि के चेहरे पर पड़ी जब वह लिविंग रूम के बीच में खड़ी थी, जैसे उसके गालों पर सुनहरी रोशनी की परत चढ़ा रही हो, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से पवित्र और दिव्य लग रही थी। सुंदर आंटी, आप बहुत खूबसूरत हैं, लगभग उतनी ही सुंदर जितना पापा ने पीहू को पेंडेंट दिया है। पीहू ने अपनी नन्ही हथेलियों से अंजलि का चेहरा थामते हुए मासूम तारीफ के साथ कहा। अंजलि को नहीं पता था कि वह अभी अच्छी लग रही है या नहीं, लेकिन वह जानती थी कि बालकनी की विशाल पैनोरामिक फ्लोर टू सीलिंग खिड़की ने बालकनी के लिए उसकी सभी शर्तों को पूरा कर दिया था। और जैसे ही पर्दे खुले, जो लिविंग रूम कभी अंधेरे में था अब उज्ज्वल धूप से भर गया था। तभी अंजलि ने पीहू को नीचे उतारा और घर के लेआउट और बारीकियों को गंभीरता से देखना शुरू किया। लेआउट नियमित था। उत्तर और दक्षिण की ओर डबल बालकनी, एक ओपन प्लान चाइनीज और वेस्टर्न किचन, एक मार्बल आइलैंड, एक बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर, पूरे घर में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और अंडर फ्लोर हीटिंग और यहाँ तक कि एक फ्रेश एयर सिस्टम भी। खासकर मास्टर बेडरूम, अपने साफ और आरामदायक बाथटब, विशाल और उज्ज्वल वॉक इन कोठरी और 2 मीटर चौड़े बिस्तर के साथ, इसने मास्टर बेडरूम के लिए उसकी सारी कल्पनाओं को सच कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है और कई बार वह लगभग चिल्लाने ही वाली थी, मैं ये घर किराए पर लूंगी, चाहे जो कीमत हो, मैं इसे लूंगी। लेकिन तर्क ने उसे शांत रखा, इस आवेग को दबाने के लिए।
मजबूर किया। इसके बजाय उसने अपने दांत भींचे और जैसे नुस्ख निकालते हुए कहा, ये बहुत नीचे है, नज़ारा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो चलिए चौथी मंजिल देखते हैं, जूबिन ने धैर्यपूर्वक कहा। फिर तीनों महिलाओं को कमरे से बाहर निकालकर दूसरी इमारत की ओर ले गया। अंजलि जानबूझकर सिया के साथ पीछे रह गई। फिर हताशा में सिया की आस्तीन पकड़ ली, दांत पीसते हुए फुसफुसाई, सिया, तुम्हें मुझे बाद में रोकना ही होगा। मुझे लग रहा है मैं अपना आपा खो रही हूँ। ये घर तो जैसे मेरे लिए ही बना है। ठीक है, सिया ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ खोए हुए से भाव थे। कोई और वजह नहीं, क्योंकि उसे भी लगा कि वह घर उसके लिए ही बना था। पहली मंजिल पर होने के अलावा वह उस घर में कोई कमी नहीं ढूंढ सकी। सभी डिजाइन उसकी पसंद के थे। बेशक अगर उसे बाल की खाल निकालनी ही हो तो वह ये कहेगी कि रेफ्रिजरेटर सेमी इंटीग्रेटेड था, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं, वह किस्म जो पूरी तरह से कैबिनेट के अंदर छिपी होती है। लेकिन फिर भी सिया पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। उसे लगा कि अगर वह इस जीवन में ऐसे घर में रह सके तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। हालांकि अपनी बेटी की तुलना में चाहे घर कितना भी अच्छा या आरामदायक क्यों न हो, उसे इसकी जरूरत नहीं थी। जल्दी ही ये समूह दूसरी इमारत के नीचे पहुंचा। इस यूनिट की लोकेशन बेहतर है और नज़ारा ज्यादा खुला है, इसलिए किराया थोड़ा ज्यादा है, 6,800 रुपये, जूबिन ने लिफ्ट में परिचय दिया। लिफ्ट से बाहर निकलने पर एक विशाल एंट्रेंस हॉल था। क्योंकि हर फ्लोर पर एक ही यूनिट थी, लिफ्ट के बाहर की सारी जगह निजी तौर पर इस्तेमाल की जा सकती थी। कमरे का लेआउट वही था जो उन्होंने अभी देखा था, केवल सजावट का तरीका थोड़ा अलग था। अंजलि ने कमरे में चारों ओर देखा लेकिन कोई उचित कमी नहीं ढूंढ पाई, जिससे वह वास्तव में चिंतित हो गई। उसके मन में दांत भींचकर किराए पर लेने का विचार भी आया। रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं है, सिया ने उदासीनता से कहा। हाँ, मुझे पता था कि कुछ अजीब लग रहा है, तो वजह यह है, अंजलि ने मुंह से तो ये कहा, लेकिन मन ही मन उसका चेहरा ऐसा था जैसे कह रही हो, माफ करना, क्या ये कोई वजह भी है? हालांकि जूबिन बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके बजाय वह मुस्कुराया और बोला, तो मैं समझ गया कि आप किस तरह का घर ढूंढ रही हैं। छठी मंजिल वाली यूनिट निश्चित रूप से आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगी। इसलिए वे सब जल्दी से वहां से निकले और दूसरी इमारत की छठी मंजिल की ओर बढ़े। रास्ते में अंजलि ने फिर से वही पैंतरा अपनाया, सिया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाद में सब तुम्हारे भरोसे है। अभी चौथी मंजिल पर अगर तुमने बहाना नहीं ढूंढा होता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मेरा बैंक कार्ड पहले ही निकल चुका होता। 6,800 किराया, क्या तुम पागल हो? सिया अपनी आंखें घुमाए बिना न रह सकी। फिर पूछा, नहीं, क्या तुमने आने से पहले किराया चेक नहीं किया था? मुझे प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिला है, तो मैंने सोचा चाहे कितना भी महंगा हो, इतना महंगा तो नहीं होगा। अंजलि ने मुंह फुलाया। खैर, अब मेरी पसंद बिगड़ गई है, मैं यहाँ किराए पर ले नहीं सकती और शायद मुझे दूसरी जगहों के घर पसंद भी नहीं आएंगे। छठी मंजिल जल्दी ही आ गई। जूबिन के दरवाजा खोलने के बाद तीनों महिलाएं अपने सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गईं। पहली दो यूनिट्स के फायदों के अलावा इस यूनिट में मिनिमलिस्ट स्टाइल को अपनाया गया था, जिसमें सभी उपकरण पूरी तरह से दीवारों में फिट थे। रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर और ऐसी ही चीजें अलमारियों में छिपी हुई थीं, जो केवल अलमारी के दरवाजे खोलने पर दिखाई देती थीं। बाहर से केवल अलमारी के दरवाजों की एक साफ कतार थी, स्वच्छ, व्यवस्थित और आंखों को सुकून देने वाली। काले, सफेद और ग्रे रंग की योजना ने एक विशेष रईसी वाला एहसास पैदा किया, जबकि सोफे जैसे फर्नीचर ने काले, सफेद और ग्रे के ठंडे रंगों को संतुलित करने के लिए जीवंत रंगों का उपयोग किया। इस तरह ये स्टाइलिश भी था और बच्चों की आंखों के लिए भी सुखद, सामंजस्यपूर्ण और एकदम सही। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि यह यूनिट व्यावहारिक रूप से सिया के लिए ही बनाई गई थी। इसके अलावा पीहू उसकी गोद से उतरने के लिए मचलने लगी और जमीन पर खड़ी हो गई, फिर खुशी से विशाल लिविंग रूम में इधर उधर भागने लगी। साफ था कि उसे भी यह घर बेहद पसंद आया था। ये देखकर सिया जैसी समझदार इंसान को भी किराए पर लेने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को रोका, चुपचाप लिविंग रूम में खड़ी रही, एक हल्की मुस्कान के साथ खेलती हुई। पीहू को देखती रही, अपने दिल की गहराइयों में कड़वाहट को दबाते हुए। अगर देवांश इतना बड़ा कमीना न होता तो उसकी मौजूदा सैलरी के साथ यहाँ किराए पर रहना नामुमकिन नहीं होता। वह किराया चुकाने के लिए थोड़ी और मेहनत कर सकती थी। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर देवांश अपनी बेवकूफ़ियाँ जारी रखता है तो किसी भी पल उसके लिए एक टाइम बम फट सकता है, एक ऐसा टाइम बम जो उसके पास जो कुछ भी है उसे नष्ट कर सकता है, उसे बिना किसी उम्मीद के छोड़ सकता है। इसलिए वह केवल पैसे बचाने की कोशिश कर सकती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब पीहू की बीमारी उभरे तो उसके पास पीहू को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल देने के लिए पर्याप्त पैसे हों। इस घर का किराया कितना है? अंजलि, जो पूरे कमरे में घूम चुकी थी, उत्साह से पूछा। वह वास्तव में कमरे में कोई कमी नहीं ढूंढ पा रही थी और केवल कीमत में नुस्ख निकालने की कोशिश कर सकती थी। मेरे कहे बिना ही आपको समझ आ गया होगा कि यह तीनों यूनिट्स में सबसे बेहतरीन है,
इसलिए किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, 8,000 महीना, जुबिन ने विनम्रता और शिष्टाचार के साथ जवाब दिया। ये सुनकर कि किराया 8,000 है, अंजलि को अपनी जेब में दर्द महसूस हुआ, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, बहुत महंगा है, मेरी औकात से बाहर है। अगर आप वाकई इसे चाहती हैं तो मैं मकान मालिक से कम कीमत के लिए अर्जी लगा सकता हूँ, जुबिन ने शांति से कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि वे इस घर का विरोध नहीं कर पा रहे थे। बेशक ये सिर्फ वे नहीं थे, वह खुद इसे बहुत पसंद करता था। हर बार जब वह लोगों को इसे दिखाने लाता तो वह कल्पना करता कि अगर वह इस घर में रह पाता तो कितना अच्छा होता। तो आप पहले पूछ लीजिए और देखिए कि सबसे कम कीमत क्या हो सकती है। अंजलि की दिलचस्पी तब जगी जब उसने सुना कि कीमत पर बात हो सकती है। कोई चारा नहीं था, उसे ये सचमुच पसंद था। उसे लगा कि अगर वह इस घर में रह पाती तो वह खुशी के मारे सो भी नहीं पाती। वह कमरे में तरह तरह की सेल्फी लेती और उन्हें अपने स्टेटस पर लगाती, जिससे वे सभी कॉलेज की लड़कियां जो उसे नीची नज़रों से देखती थीं, जलन से हरी हो जाती। इसके अलावा उसने पहले ही एक मानसिक उम्मीद बना ली थी, यह महसूस करते हुए कि अगर इसे 6,000 तक कम किया जा सका तो वह दांत भींचकर इसे किराए पर लेगी। इसलिए जुबिन ने अपना फ़ोन निकाला और मकान मालिक का नंबर डायल किया, लेकिन बहुत जल्दी कॉल कट गई। क्या हुआ, क्या उन्होंने मना कर दिया? अंजलि ने घबराहट में पूछा। जुबिन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह मकान पहले ही बिक चुका है, मैं नए मकान मालिक से पूछता हूँ। इतना कहने के बाद उसने कंपनी के ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भेजा, यारो, रॉयल पाम्स एस्टेट की बिल्डिंग XX का यूनिट 606 कब बिका? मुझे पता क्यों नहीं चला? जल्दी से मुझे नए मकान मालिक का फ़ोन नंबर दो, अर्जेंट है, ऑनलाइन इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद उसे 7 या 8 रिप्लाई मिले, सभी में एक ही नंबर था। तो जुबिन ने तीनों महिलाओं के सामने ये नंबर डायल किया और फिर सिया का फ़ोन मधुरता से बजने लगा। अध्याय 108। हे भगवान, सिया, क्या ये सच में तुम्हारा घर है? माफ़ करना, मुझे एक कॉल उठानी है। सिया ने अपने फ़ोन पर अनजान नंबर देखा और बात करने के लिए दरवाजे की ओर चल दी। हेलो हेलो। जैसे ही सिया ने फ़ोन उठाया उसमें से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ आई, लेकिन वह आवाज़ 3D सराउंड साउंड जैसी क्यों लग रही थी। उसका दूसरा कान, जिस पर फ़ोन नहीं था, उसे भी वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप? जैसे ही सिया बोली उसने अचानक अपना सिर लिविंग रूम की तरफ घुमाया। उसकी अपनी आवाज़ एजेंट जुबिन के फ़ोन से क्यों आ रही थी? एजेंट जुबिन ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पहले ही अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया था, ताकि अंजलि खुद मकान मालिक के साथ उसकी बातचीत सुन सके, जिससे उसे दोबारा बताने की परेशानी भी न हो। लेकिन वह और अंजलि दोनों इस समय थोड़े भ्रमित थे। दोनों को लगा जैसे उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। वे बस एक आवाज़ सुन रहे थे तो उन्हें गूंज क्यों सुनाई दे रही थी? खास बात यह थी कि यह आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों थी? अंजलि ने दरवाजे की ओर देखा, उसका चेहरा संदेह से भरा था। जुबिन ने चेक करने के लिए अपने फ़ोन को आगे पीछे पलटकर भी देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि फ़ोन में कोई खराबी नहीं है, उसने हैरान होकर जवाब दिया, हेलो, मैं रियल एस्टेट एजेंसी से जुबिन हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप? जैसे ही जुबिन बोला उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने दरवाजे से अपनी ही आवाज़ आती सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने सिया को अपना फ़ोन पकड़े हुए देखा, जिसका स्पीकर ऑन था और वह उसे उसकी तरफ हिला रही थी। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा था वह उसका अपना ही था। कॉल तुम्हारे पास क्यों गई? तुम मकान मालिक को फ़ोन कर रहे हो, मुझे क्यों कर रहे हो? दोनों ने लगभग एक साथ पूछा। जुबिन ने जल्दी से फ़ोन काट दिया, फिर अपने काम के ग्रुप चैट को खोला, एक सहकर्मी द्वारा भेजे गए नंबर, जो वास्तव में वही था, को ढूंढा और फिर से डायल किया। फिर उम्मीद के मुताबिक सिया का फ़ोन बजने लगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद फिर से उनकी आवाज़ें गूंजी, इसलिए वे एक दूसरे को घूरने लगे, दोनों पूरी तरह से चकराए हुए। जुबिन ने तुरंत फ़ोन काट दिया, फ़ोन इंटरफेस को 2 बार आगे पीछे किया और यह पुष्टि करने के बाद कि नंबर सही है, उसने अपने वर्क ग्रुप में जोर से कोसा, यारो, मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे मकान मालिक का फ़ोन नंबर चाहिए, किराएदार का नहीं। गधे, वह 606 के मकान मालिक का ही फ़ोन नंबर है। एक सहकर्मी ने जल्दी से ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा। जुबिन ने इसे छिपाया नहीं और तुरंत स्पीकर पर चला दिया। बिल्कुल सही, और मैंने सुना है कि मालकिन एक बहुत बड़ी सुंदरी हैं। यहाँ तक कि आईडी कार्ड जैसी जगह में भी, जहाँ किसी की शक्ल इतनी खराब दिखती है, वह कमाल की लग रही हैं। क्या तुमने गलत नंबर डायल किया? तुम्हें सीधे ग्रुप से ही नंबर डायल करना चाहिए। क्या तुम्हारे किराएदार और मकान मालिक के फ़ोन नंबर इतने मिलते जुलते हैं? क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो कि किराएदार का नाम क्या है? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये भी मालकिन सिया के नाम जैसा है। ... जब उन्होंने सिया नाम सुना, अंजलि और सिया ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में गहरा संदेह और आश्चर्य था। आज के ज़माने में फ़ोन नंबरों का मिलना जुलना एक बात है, लेकिन नाम भी बिल्कुल एक जैसे।
लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, उन्होंने जुबिन के फ़ोन से एक चिंतित आवाज़ सुनी। जुबिन, तुम अभी कहाँ हो? तुम कमरे में तो नहीं हो, है ना? ये देखकर कि यह उसका डिपार्टमेंट हेड है, जुबिन ने जल्दी से टॉक बटन दबाया और जवाब दिया, मैं अभी एक क्लाइंट को अपार्टमेंट 606 दिखा रहा हूँ। क्या हुआ बॉस? कमबख्त, क्लाइंट को लेकर वहाँ से तुरंत बाहर निकलो। वह घर पहले ही बिक चुका है, बस पासवर्ड शायद बदला नहीं गया है। नए मालिक ने साफ कहा है कि यह किराए के लिए नहीं है। तुम जो कर रहे हो वह अवैध घुसपैठ है, वहाँ से दफा हो जाओ। डिपार्टमेंट मैनेजर की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। जुबिन ने यह सुना, अंजलि की ओर शर्मिंदा भाव से देखा, उसका चेहरा माफ़ी से भरा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, नए मालिक का इस घर को किराए पर देने का कोई इरादा नहीं है। क्यों ना हम पहले बाहर चलें? अंजलि ने सिर हिलाया, फिर दरवाजे की ओर चली, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन और गहरी होती गई, क्योंकि उसने साफ देखा था कि जुबिन ने बिना किसी बदलाव के सीधे ग्रुप से नंबर डायल किया था। सिया, उनके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर कैसे है? अंजलि ने धीमी आवाज़ में भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। सिया भी इस समय चकराई हुई थी। उसे याद था कि वह कभी भी घर देखने के लिए जुबिन की रियल एस्टेट एजेंसी में नहीं गई थी, लेकिन उसने जल्दी ही एक संभावना सोची, शायद उस शख्स ने, यानी मकान मालिक ने, गलत नंबर छोड़ दिया होगा। और नाम का क्या वह भी गलत लिखा गया था? मेरा नाम इतना भी अनोखा नहीं है, एक ही नाम का कोई और होना अजीब बात तो नहीं है ना? हालांकि सिया ने इस तरह समझाया, लेकिन वास्तव में वह अंजलि से ज़्यादा भ्रमित थी। ये सच है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं है? अंजलि को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। सिया ने एक कड़वी मुस्कान दी, साफ तौर पर उसे भी लग रहा था कि यह संयोग कुछ ज़्यादा ही है। उसने उस विशाल फ्लैट को फिर से देखा और आह भरी, मैं वास्तव में इस सिया से जलती हूँ, उसका बच्चा भविष्य में जरूर बहुत खुश रहेगा, है ना? हाय, ये दुनिया वाकई ऐसी ही है, नाम एक जैसा पर किस्मत अलग, इंसानों के बस में कुछ नहीं। चलो चलते हैं। जैसे ही दोनों बातें कर रही थीं, वे पीहू को लेकर जाने ही वाली थीं कि जुबिन ने उन्हें आवाज़ दी और अपना फ़ोन उन्हें थमाते हुए पूछा, ज़रा देखिए, क्या यह आपका आईडी कार्ड है? देखने के बाद सिया ने तुरंत भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हारे पास मेरे आईडी कार्ड की फ़ोटो कैसे आए? ये सुनते ही जुबिन ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उत्साह से चिल्लाया, हे भगवान, यह नए मकान मालिक का आईडी कार्ड है। मेरे सहकर्मी को ट्रांसफ़र की प्रक्रियाओं के लिए दिया गया था। मुझे अभी मेरे सहकर्मी से मिला है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में आप ही हैं। मैं कहता हूँ, सुंदर मैडम, क्या आपको ये भी नहीं पता कि यह आपका अपना घर है? क्या आप मेरे मजे ले रही हैं? सिया, अंजलि, दोनों ने खामोशी में एक दूसरे को देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया, ये मुझे नहीं पता, मैं आज पहली बार इस सोसाइटी में आई हूँ। सिया ने पीहू को गोद में लिए हुए जल्दी से सिर हिलाकर इनकार किया। फिर उसने जुबिन से फिर पूछा, क्या कोई गलती हुई है? मेरे पास घर खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जुबिन मुस्कुराया और बोला, आपके पति ने इसे खरीदा है। क्या आपके पति का नाम देवांश है? सिया मूल रूप से सिर हिलाकर इनकार करना चाहती थी, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था और उसे अपना पूर्व पति कहना ज़्यादा सही होगा। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, उसकी गोद में पीहू उत्साह से चहकी, मेरे पापा का नाम देवांश है। मम्मी, क्या पापा ने सच में ये घर खरीदा है? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, वह बस जुबिन को हैरान नज़रों से देख रही थी। ये सुनकर जुबिन और भी खुशी से मुस्कुराया, तो फिर कोई गलती नहीं है, ये घर आपका है। आपके पति ने इसे मेरे सहकर्मी विनय से खरीदा है और ट्रांसफ़र कल ही पूरा हुआ है, रजिस्ट्री के कागज़ यहीं हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसे खोलें और खुद देख लें। जुबिन ने दस्तावेजों का वह ढेर पहले देखा था, लेकिन चूंकि मालिक मौजूद नहीं था, इसलिए उसे दूसरों के सामान को लापरवाही से छूना उचित नहीं लगा। अब जब मालिक यहाँ था तो वह स्वाभाविक रूप से मालिक को पुष्टि करने के लिए इसे खोलने दे सकता था। लेकिन इस पल सिया का दिमाग पूरी तरह से खाली था, सोचने की कोई शक्ति नहीं बची थी, उसे रजिस्ट्री के कागज़ देखने की याद कैसे रहती। हालांकि अंजलि भी हैरान थी, लेकिन वह ज़्यादा उत्साहित और रोमांचित थी। वह जल्दी से लिविंग रूम में कॉफ़ी टेबल की ओर भागी, दस्तावेजों का ढेर उठाया और उसके अंदर लाल रंग की रजिस्ट्री ढूंढ निकाली। इसे खोलने के बाद उसने मालिकाना हक के नीचे सिया ये 2 शब्द प्रमुखता से लिखे देखे और आईडी नंबर भी पूरी तरह से मेल खा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, रजिस्ट्री के नीचे मुंबई प्राकृतिक संसाधन और योजना ब्यूरो की अचल संपत्ति पंजीकरण की लाल रंग की विशेष मुहर भी थी। असली, कोई नकली नहीं। हे भगवान, सिया, ये सच में तुम्हारा घर है। अब तो अच्छा है, न केवल नाम एक जैसा बल्कि किस्मत भी एक जैसी। अंजलि ने रजिस्ट्री हाथ में लिए बेहद उत्साहित होकर सिया को चिल्लाकर कहा। ये सुनकर सिया सन रह गई। उसे लगा जैसे ये कोई सपना है, हकीकत बिल्कुल नहीं। क्या ये सच में उसका अपना घर है? क्या देवांश ने सच में इसे उसके लिए खरीदा है? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या ये कोई और जाल हो सकता है? साथ ही
क्या वह वास्तव में ऐसे आलीशान घर की मालकिन बनने की हकदार है? क्या वह सपना देख रही है? रुको, कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे सोसाइटी में दाखिल हुए तो गेट पर सुरक्षा गार्ड ने उसे इतनी नाराजगी से क्यों देखा था। क्या इसलिए कि आईडी कार्ड स्कैन करने के बाद उसे पहले ही पता चल गया था कि वह सोसाइटी की मालकिन है, तो वह उसे मजे लेने के लिए दोषी मान रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जुबिन ने उसे फ़ोन किया, पता चला कि वह इस आलीशान घर की मालकिन थी। लेकिन क्या ये सब वास्तव में सच है? अगर देवांश ने वास्तव में इसे उसके लिए खरीदा है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं? ये सोचते हुए सिया को अचानक याद आया कि उसके फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज इंटरसेप्शन ब्लॉक लिस्ट आइकन था। इसलिए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन मैनेजर खोला, इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस पर क्लिक किया और कई इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस के बीच उसने तुरंत वह जाना पहचाना नाम देखा, देवांश। मैंने तुम्हारे लिए कंपनी से ज़्यादा दूर नहीं एक घर खरीदा है ताकि तुम्हें हर दिन इतनी जल्दी नहीं जागना पड़े और पीहू को रहने के लिए बेहतर माहौल मिल सके। मैंने सोसाइटी देख ली है, माहौल बहुत अच्छा है और एक खेल का मैदान भी है, पीहू को यह जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा सोसाइटी की सुरक्षा बहुत सख्त है, इसलिए भविष्य में कोई भी फालतू लोग तुम्हें और पीहू को परेशान नहीं करेंगे। चिंता मत करो, घर केवल तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। अंगूठी और कंगन के विपरीत कोई भी इसे तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। आज वीकेंड है, तुम बच्ची को लेकर घर देखने क्यों नहीं आती? अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम और पीहू सीधे शिफ्ट हो सकती हो। ये वास्तव में देवांश ही था जिसने इसे उसके लिए खरीदा था। सिया का खूबसूरत चेहरा अविश्वास से भर गया। वह भी इस घर की मालकिन से बेहद ईर्ष्या कर रही थी और नाम एक जैसा पर किस्मत अलग होने की आह भर रही थी, और पलक झपकते ही वह वास्तव में इस घर की मालकिन बन गई तो क्या वह खुद से ही जल रही थी। साथ ही देवांश को पैसे कहाँ से मिले? उसने रजिस्ट्री पर केवल उसका नाम क्यों लिखा? तुम्हें पता है, उसका और उसका अब तलाक हो चुका है। अगर इस घर पर उसका नाम नहीं है तो इस घर का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या उसे सच में अपना व्यक्ति और अपनी दौलत दोनों खोने का डर नहीं है? या तलाक के बाद क्या उसने सच में अपने तौर तरीके बदल लिए हैं? सिया समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने इंटरसेप्शन का समय देखा और पाया कि मैसेज 1 घंटे पहले भेजा गया था, ठीक तब जब वह टैक्सी में सो रही थी। ओह नहीं, मैंने 1 घंटे से उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्या वह बहुत निराश होगा? अध्याय 109, शिफ्ट हो जाओ। ये पहले ही तुम्हारे हाथों में दिया जा चुका है, तो क्यों न शिफ्ट हो जाओ? ये सोचते हुए सिया ने जल्दी से कीपैड निकाला, देवांश के मैसेज का जवाब देने की तैयारी करने लगी। लेकिन टाइप करते करते वह अचानक रुक गई। उसने उसे तलाक दे दिया था, अब उसके पास उसे जवाब देने का क्या हक था? और वह क्या जवाब दे? उसने उसे और पीहू को 2 हार दिए थे, कुल मिलाकर केवल 500 रुपये के। उन्हें स्वीकार करना ठीक था, भले ही उसे बाद में पछतावा हो, वह उनकी कीमत चुका सकती थी। लेकिन ये घर, इसकी लोकेशन को देखते हुए इसकी बाजार कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ होगी। यहाँ तक कि डाउन पेमेंट के लिए भी दसियों लाख रुपये की ज़रूरत होगी। वह इसे पहले नहीं खरीद सकती थी और वह अब भी इसे नहीं खरीद सकती। यहाँ तक कि उसकी मौजूदा 30,000 रुपये महीने की सैलरी के साथ भी अगर वह 1 साल तक हर एक पैसा बचाए तो भी केवल 3,60,000 रुपये होंगे। डाउन पेमेंट इकट्ठा करने में ही उसे 3 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। मरम्मत फंड और प्रॉपर्टी टैक्स को मिलाकर जो घर की कीमत का लगभग 10% होगा, मतलब उसे 1 और साल इंतजार करना होगा। दूसरे शब्दों में, अगर सिया और पीहू बिना खाए पिए 4 साल तक जिंदा रह सकें, तब जाकर वह डाउन पेमेंट कर सकती थी और इस घर को सुरक्षित कर सकती थी। लेकिन क्या यह संभव था? यहाँ तक कि वह अपने पैरों के अंगूठे से भी जानती थी कि यह पूरी तरह से असंभव था। कहा जाता है कि अपात्र को मिला धन विनाश का कारण बनता है, और सच तो यह है कि दौलत जो इंसान के लायक न हो वह भी अंततः नुकसान की ओर ले जाती है। सिया को लगा कि वह अभी इस संपत्ति की हकदार नहीं है। अगर उसने जबरदस्ती इस पर अपना हक जमाया तो हो सकता है कि वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण बेटी को खो दे। आखिरकार पीहू के अलावा उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं था। लेकिन अगर इसका मतलब पीहू को कुर्बान करना था तो चाहे संपत्ति या दौलत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह इसका सौदा नहीं करेगी। इसलिए सिया ने जो लिखा था उसे मिटा दिया, फिर अपनी फ़ोन स्क्रीन बंद कर दी और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। अंजलि ने सिया को काफ़ी देर तक ख्यालों में खोए देखा और कई बार बुलाने पर भी कोई जवाब न मिलने पर वह जल्दी से उसके पास गई। उसे धीरे से छूकर पूछा, तुम किस सोच में गुम हो? इतना बड़ा घर और उस पर सिर्फ तुम्हारा नाम, क्या तुम खुशी के मारे पगली हो गई हो? सिया आखिरकार हकीकत में लौटी, फिर पीहू को पहले से ही घर में दौड़ते हुए देखा, एक खुशमिजाज नन्ही परी की तरह। अंजलि ने रजिस्ट्री सिया को थमा दी। इसे लेने के बाद उसने मालिक के नीचे लिखे नाम को देखा और पहली बार एक अजीब सा अनजानापन महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं, अगर डिज़ाइन डिपार्टमेंट डायरेक्टर के बाद उसका नाम सिया लिखा होता तो उसे कोई गिल्ट नहीं होता, लेकिन मालिक के बाद उन 2 शब्दों ने उसके पैर कमजोर कर दिए।
इतने लंबे समय तक गरीब रहने के बाद अचानक इतनी कीमती चीज पाकर उसे लगा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिया, मुझे पहले एहसास नहीं था, लेकिन उस कमीने देवांश का वास्तव में एक इतना भरोसेमंद पहलू भी है। अंजलि ने पास से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे घर वाला भी चुपके से मेरे लिए घर खरीद ले तो मैं सपने में भी हंसते हुए जाग जाऊंगी। ये सुनकर सिया ने सिर हिलाया और कहा, अंजलि, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बहुत अजीब है? अजीब नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसमें अजीब क्या है? अंजलि ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। उसने, देवांश ने घर खरीदा और मुझे दिया, इन 3 बातों में से कौन सी अजीब नहीं है? सिया ने धीमी आवाज में पूछा। अंजलि ने सिया के गंभीर चेहरे को देखा और अचानक उसे होश आया। उसने जल्दी से अपना माथा पकड़ लिया और कहा, ओह सही है, वह देवांश है। मैं ये हिस्सा कैसे भूल गई? मुझे लगा कि यह कोई रईसज़ादा हीरो है जो घर देकर प्यार का इजहार कर रहा है। तो उसे पैसे कहाँ से मिले और वह तुम्हें क्यों देगा? अंजलि ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। हालांकि जैसे ही ये शब्द बोले गए, दोनों महिलाएं खामोश हो गईं। वे दोनों अच्छी तरह जानती थीं कि देवांश किस तरह का इंसान था। खासकर पिछले 2 सालों में सिया अक्सर चोटों के साथ काम पर आती थी, जिससे अंजलि जैसे उसकी परवाह करने वाले लोगों को गहरा दुख और गुस्सा आता था। वहीं मेनका और सिमरन, जो सिया से जलती थीं, ताने कसती थीं और फिर चुपके से हंसती थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद अंजलि अचानक चिल्लाई, मुझे पता है कि उसने सिर्फ तुम्हारा नाम क्यों लिखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह चाहता है कि तुम अकेले ही ईएमआई भरो? इस घर की महीने की किश्त कम से कम 17 या 18 हजार तो होगी ही, है ना? ये संभव है, लेकिन किश्त का पैसा सीधे बैंक में जाता है, उसे नहीं मिलता। वह इतनी मुसीबत क्यों उठाएगा? सिया ने पलटवार किया। उद्धरण चिन्ह ... तुम सही कह रही हो। अंजलि फिर से खामोश हो गई। तभी एजेंट जूबिन अपना हाथ उठाए बिना न रह सका और बीच में बोला, ओम, अगर मैं कुछ कह सकूं, मिस्टर देवांश ने यह अपार्टमेंट पूरा कैश देकर खरीदा है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपने सहकर्मी विनय को फोन कर सकता हूं। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे बस अब और ज्यादा हैरान थीं। पूरा नकद देकर घर खरीदना, ये कुछ ऐसा था जिसका वे सपना भी नहीं देख सकती थीं। देवांश, एक शराबी जुआरी, के पास पैसे कहाँ से आए? क्या ऐसा हो सकता है कि हाल ही में जुए में उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही हो और उसने बहुत पैसे कमाए हों? जैसे ही उसने ये सोचा, सिया घर लेने के लिए और भी हिचकिचाने लगी। आखिरकार सोने की अंगूठी और सोने के कंगन का उदाहरण अभी भी उसकी यादों में ताज़ा था। वह एक ही जाल में 2 बार नहीं फंस सकती थी। जूबिन ने दोनों महिलाओं को फिर से खामोश होते देखा और कहा, मिस अंजलि, चूंकि यह घर आपकी दोस्त का है, मुझे लगता है कि अब आपको किराए पर लेने की जरूरत नहीं होगी, है ना? अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकलता हूँ। बोलते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी, थोड़ी सी भी बेसब्र हुए बिना। कोई और रास्ता नहीं था। जो लोग यहाँ घर खरीद सकते थे वे या तो अमीर थे या रसूखदार। अच्छी छाप छोड़ना कभी कभी सौदा पक्का करने से ज्यादा काम आता था। किराए पर? मैं किराए पर क्यों नहीं लूंगी? अंजलि हकीकत में लौटी और जल्दी से बोली। जूबिन ने यह सुना और तुरंत एक कड़वी मुस्कान दी। मिस अंजलि, क्या आप मेरे मजे नहीं ले रही? आपकी दोस्त के घर में 4 बेडरूम हैं। क्या ये सिर्फ आपके लिए काफी नहीं है? चाहे कितने भी बेडरूम हो, वे उनके परिवार के हैं। मेरे जैसा कोई बाहरी व्यक्ति वहां जाकर रहेगा तो कैसा लगेगा? अंजलि ने अपनी बात खत्म की, फिर आगे कहा, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस सोसाइटी में घर नहीं ले सकती, तो चलिए कोई सस्ती जगह देखते हैं। ठीक है, जूबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मन ही मन खुश होकर। वह खुश था कि उसने पहले कोई नाराजगी नहीं दिखाई, वरना ये सौदा हाथ से निकल जाता। सच में, न केवल हंसने वाली लड़कियों की किस्मत अच्छी होती है, बल्कि हंसने वाले लड़कों की भी। सिया अभी घर की मालकिन बनने के सदमे से उभरी नहीं थी कि अंजलि, ख्यालों में खोई हुई, उसे दूसरी सोसाइटियों में घर देखने के लिए घसीट ले गई। दूसरी ओर पीहू ज्यादा खुले विचारों की थी। जब तक वह अपनी माँ के साथ थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हर कोई बता सकता था कि पीहू आज बहुत अच्छे मूड में थी। जिस घर की सिफारिश जूबिन ने की थी वह इंपीरियल टावर्स सोसाइटी में था, जो 2 गलियां दूर था। यह एक व्यापक हाई राइज सोसाइटी थी, जिसमें प्रत्येक इमारत में 34 मंजिलें थीं। यूनिट का आकार 80 से 160 वर्ग मीटर तक था, जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक जरूरतों और अपग्रेड दोनों को पूरा करता था। रॉयल पाम्स एस्टेट में घर देखने के बाद अंजलि को इंपीरियल टावर्स के घर, चाहे वह कैसे भी देखे, पसंद नहीं आ रहे थे। या तो सोसाइटी की हरियाली अच्छी नहीं थी, या मनोरंजन की सुविधाएं पुरानी थीं, या तो घर का लेआउट बहुत छोटा था, या घर बहुत पुराना था और नज़ारा और रोशनी अच्छी नहीं थी। बहुत सारी समस्याएं थीं जो देखने में बहुत निराशाजनक थीं। खासकर जब अंजलि पीहू से पूछती कि क्या उसे यह पसंद है, तो पीहू सिर हिला देती और अपनी तोतली आवाज में कहती, ये सुंदर नहीं है। यह उतना सुंदर नहीं है जितना पापा ने मम्मी के लिए खरीदा है। पीहू को ये पसंद नहीं है।
पीहू झूठ नहीं बोल रही थी और अंजलि को दिल में एक टीस महसूस हुई। ये समूह 1 घंटे से अधिक समय तक आसपास की सोसाइटियों में भटकता रहा। अंत में अंजलि को एक अपेक्षाकृत संतोषजनक घर मिला, कुल 143 वर्ग मीटर। ये स्वाभाविक रूप से विला या बड़े फ्लैट से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन यह उस जगह से बहुत बेहतर था जहां वह अभी रहती थी। इसलिए उसने पूछा, इस घर का किराया कितना है? 3,300 महीना, 1 महीने का डिपॉजिट और 3 महीने का किराया एडवांस, हर तिमाही भुगतान, जुबिन ने कुशलता से कहा। क्या ये कम हो सकता है? 3,000 महीना? अगर हाँ तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ, अंजलि ने सीधे मोलभाव किया। और 3,000 महीना किराया? अगर 1 हफ्ता पहले की बात होती, जब उसकी सैलरी बस 3,000 से थोड़ी ज़्यादा थी, तो वह इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं करती। लेकिन अब रॉयल पाम्स एस्टेट में घर देखने के बाद उसे लगा कि यह वास्तव में सस्ता है। मैं ये तय नहीं कर सकता, मुझे मकान मालिक से बात करनी होगी, जुबिन ने कहा। और अंजलि को सहमत देखकर उसने अपना फ़ोन निकाला और पहले की तरह स्पीकर फ़ोन ऑन कर दिया, फिर कॉल कनेक्ट होने का इंतज़ार करने लगा। शायद पिछली घटना ने अंजलि और जुबिन दोनों पर मनोवैज्ञानिक असर डाला था, क्योंकि नंबर डायल होने के बाद उन दोनों ने संयोग से सिया की ओर देखा और अपने कान खड़े कर लिए। ये सुनना चाहते थे कि क्या उसका फ़ोन बजेगा। इस बार शुक्र है, कॉल कनेक्ट होने तक सिया के फ़ोन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उन दोनों ने राहत की सांस ली। जुबिन और मकान मालिक के बीच कुछ सौदेबाजी के बाद मकान मालिक आखिरकार सहमत हो गया जब उसे पता चला कि दूसरी पार्टी कपूर ग्रुप की कर्मचारी है। इसलिए दोपहर में मकान मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की व्यवस्था करने के बाद ये समूह खुशी खुशी सोसाइटी से निकल गया। सिया, अब हम पड़ोसी बनने वाले हैं, अंजलि ने पीहू को गोद में लिए हुए खुशी से कहा। हालांकि सिया ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ या नहीं। शिफ्ट हो जाओ, ये तुम्हें दिया गया है, तुम शिफ्ट क्यों नहीं होगी? अंजलि ने चिंता से कहा। तुम्हें वजह पता है? सिया ने अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी दाहिनी अनामिका पर एक अमिट निशान था। ये निशान सिया को लगातार याद दिलाता था कि वह देवांश से चीजें न ले, खासकर कीमती चीजें, वरना अंत में चोट उसे ही लगेगी। और जो कुछ भी वह चाहती थी उसे अपनी कोशिशों से हासिल करना था, वरना अगर वह देवांश पर भरोसा करती तो उसे पिटा या प्रताड़ित किया जाता। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन ये घर तुम्हारे नाम पर है। क्या तुम अभी भी डर रही हो कि वह इसे वापस ले लेगा? अंजलि ने समझाया, ज्यादा से ज्यादा अगर वह सच में इसे वापस मांगने की बेशर्मी करता है तो हम बस बाहर निकल जाएंगे और उससे झगड़ा करने से बचेंगे। सिया ने सिर हिलाया, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस चिंता है कि अगर रहने का माहौल अचानक बेहतर हो जाता है और इससे पहले कि पीहू इसकी आदी हो सके, उसे फिर से बाहर जाना पड़े। उम्मीद के बाद इस तरह की निराशा उम्मीद न होने से भी बदतर होती है। अंजलि ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से सिया की बात से सहमत थी, लेकिन उसने फिर भी समझाया, शायद देवांश वास्तव में अच्छे के लिए बदल गया है। अंजलि वास्तव में चाहती थी कि सिया शिफ्ट हो जाए, न केवल इसलिए कि वह उस घर की लालसा रखती थी और अगर सिया वहां रहती तो कभी कभार जा सकती थी, बल्कि इसलिए भी कि सिया ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत दुख झेले थे और अब समय आ गया था कि वह कुछ आराम का आनंद ले। नदियों और पहाड़ों को बदलना इंसान की फितरत बदलने से ज्यादा आसान है। वह इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? सिया ने आह भरी, अब इस विषय पर और बात नहीं की। एजेंट जुबिन से अलग होने के बाद दोनों महिलाएं पीहू को पास के मॉल में 2 घंटे से अधिक समय के लिए ले गईं, पीहू का पसंदीदा फ्राइड चिकन खाया और अपनी पसंद के कपड़ों की दुकानों को देखा। उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया, जैसे कि घर का मामला उनके दिमाग से पूरी तरह निकल गया हो। ये दोपहर तक नहीं था जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और भुगतान करने का समय आया कि अंजलि का चेहरा उतर गया, जैसे कि वह किराया नहीं दे रही थी, बल्कि बिना किसी कारण के 12,000 रुपये खो दिए थे। 1 महीने का डिपॉजिट और 3 महीने का किराया, एक साथ पूरा भुगतान। अरे बस करो, तुम नए घर में जा रही हो, खुश हो जाओ, सिया ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। अंजलि अभी भी खुश नहीं हो पा रही थी। उसने मुंह फुलाया और कहा, अगर मेरा अपना घर होता तो मुझे इस तरह किराया क्यों देना पड़ता? अब ऐसा लग रहा है कि मैं मकान मालिक के लिए काम कर रही हूँ, उसके घर की किश्त भरने में मदद कर रही हूँ। चलो कड़ी मेहनत करो और घर खरीद लो, सिया ने प्रोत्साहित किया। दीदी, ये घर खरीदना है, यह उतना आसान कैसे हो सकता है जितना तुम कह रही हो? अंजलि ने सिया पर अपनी आंखें घुमाईं, फिर गंभीरता से कहा, लेकिन सच में जब घर तुम्हें दे दिया गया है तो बस शिफ्ट हो जाओ। क्या तुम और पैसे नहीं बचाना चाहती? अगर तुम शिफ्ट होती हो तो तुम किराए और आने जाने के खर्च पर बचत कर सकती हो, और जहां तक मैं देख सकती हूँ मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आता। इसके अलावा पीहू ने तुम दोनों के साथ बहुत दुख झेले हैं, मुझे विश्वास है कि वह निराशा को संभालने में असमर्थ नहीं होगी। पीहू उतनी नाजुक नहीं है जितना तुम सोचती हो। सिया ने सिर हिलाया, बिना किसी स्पष्ट सहमति के कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगी। ठीक है, मेरा काम हो गया।
चलो मुझे अपना नया घर फिर से देखने दो, मेरी आंखों को सुकून लेने दो, ताकि मैं आज रात उसमें रहने के सपने देख सकूं। अंजलि ने कहा, फिर पीहू को उठाया और रॉयल पाम्स एस्टेट की ओर चल दी। सिया के पास मजबूरन पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उन्होंने अपार्टमेंट का दरवाजा खुला देखा और कमरे के अंदर लोगों का एक समूह जमा था। एक पल में सिया इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 110। पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, पर बीवी और बच्चे एक बार चले गए तो फिर नहीं आते। जैसा कि डर था, इस घर में सच में कोई लोचा है। अच्छा हुआ कि मैं पीहू के साथ यहाँ शिफ्ट नहीं हुई, वरना मैं अंदर फंस जाती। उस रात का मंजर सिया के दिमाग में फिर से तैर गया, जिससे उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। पिछली बार क्योंकि मास्टर वाघ वहां थे, वह बाल बाल बच गई थी, लेकिन इस बार क्या? अब उसे बचाने के लिए वह किस पर भरोसा कर सकती थी? वे बात करते थे कि इस सोसाइटी में सुरक्षा के इंतजाम कितने सख्त हैं, अंदर जाने के लिए आईडी और चेहरे की पहचान जरूरी है, लेकिन नतीजा क्या निकला? ये लोग फिर भी घुस आए। अपने ही दरवाजे को दूसरों द्वारा खुला देखकर सिया ने आम लोगों की तरह पुलिस को फोन नहीं किया या बहस नहीं की। इसके बजाय उसका पहला विचार भागने का था। जितना दूर हो सके उतना बेहतर। पीले चेहरे के साथ उसने अंजलि की गोद से पीहू को लिया और लिफ्ट में भागने के लिए मुड़ी। हालांकि अंजलि ने उसे पीछे खींच लिया और फिर उसने अंजलि को घर के अंदर चिल्लाते हुए सुना, तुम कौन हो? तुम मेरी दोस्त के घर में क्या कर रहे हो? ये सुनकर सिया न केवल चौंक गई, बल्कि उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं, क्या ये बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना नहीं था? वह चुपचाप खिसक सकती थी, लेकिन अंजलि की चीख के साथ अब अगर वह भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकती थी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, उसके पीछे कोई भागदौड़ की आवाज नहीं आई। इसके बजाय वहां अजीब सी शांति थी। उसने डरते डरते अपना सिर घुमाकर देखा और पाया कि घर के अंदर के लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनके माथे पर उलझन और घबराहट थी। सही है, वे वास्तव में घबरा रहे थे। ये सिया के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय था। मैनेजर विनय, क्या आपने नहीं कहा था कि मालिक सहमत है? अब क्या हो रहा है? व्यस्त समूह के बीच कोई आगे बढ़ा और सूट पहने एक रियल एस्टेट एजेंट से पूछा। विनय, जो एजेंट था, इस समय थोड़ा भ्रमित था, लेकिन जब उसने सिया का चेहरा देखा तो वह अचानक समझ गया और मुस्कुराया। तुरंत उसके पास गया। सुंदर मैडम, आप मिस सिया होनी चाहिए, है ना? मैंने आपके लिए इस घर के ट्रांसफर का काम संभाला है। मैंने आपके आईडी कार्ड पर आपकी फोटो देखी है। इन दो आवाजों को सुनकर सिया, जो कांटों पर थी, आखिरकार शांत हुई। तो जब वह फिर से देखने के लिए मुड़ी तो उसे एहसास हुआ कि कमरे में मौजूद लोग बिल्कुल भी गुंडे नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से काम में व्यस्त स्टाफ मेंबर्स का एक समूह थे। हर कोई उपकरणों को चला रहा था। पता नहीं वास्तव में वे क्या कर रहे थे। इतना ही नहीं, भीड़ के बीच एक वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड भी खड़ा था, जो उनके काम की निगरानी कर रहा था। मालिक मौजूद नहीं था, इसलिए चोरी रोकने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने किसी को निगरानी के लिए भेजा था। लगता है सोसाइटी की सुरक्षा काफी अच्छी है, सिया ने मन ही मन सोचा। अंजलि ने भी इस पल प्रतिक्रिया दी और पूछा, जुबिन आपका सहकर्मी है? मैंने अभी उससे एक घर किराए पर लिया है, बिल्कुल इंपीरियल टावर्स में। हाँ, वह मेरा सहकर्मी है। उसने मुझसे पहले मिस सिया की आईडी फोटो भी मांगी थी, विनय ने हंसते हुए कहा। उसका दिल सिया की जानलेवा खूबसूरती देखकर हैरान था। उसने पहले सोचा था कि आईडी कार्ड की फोटो फोटोशॉप की गई है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश भाई की पसंद असल में 10 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। यही वह पल था जब उसे आखिरकार समझ आया कि देवांश भाई ने क्यों कहा था, मुझे उसके बागी होने या मुझे ठुकराने का डर नहीं है। आखिरकार मैं इसी लायक हूँ। मुझे डर इस बात का है कि भले ही यह घर उसे दे दिया जाए, वह इसे नहीं चाहेगी। मिस सिया की खूबसूरती के साथ सोचने की जरूरत नहीं है। लोग उन्हें घर देने के लिए कतार में खड़े होंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? सिया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। विनय ने यह सुना और जल्दी से समझाया। मिस्टर देवांश ने कहा कि आपके पास एक बच्ची है और उन्हें घर में अत्यधिक फॉर्मल्डिहाइड हानिकारक रसायन की चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे इसे जांचने के लिए एक पेशेवर टीम खोजने को कहा। अगर यह ज्यादा है तो वे इसे जल्दी से हटा देंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद सिया सन रह गई। उसने पहले सोचा था कि ये लोग पीहू और उसके लिए मुसीबत खड़ी करने आए हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे देवांश के किराए के लोग होंगे जो उसके और उसकी बेटी के लिए सफाई और सुरक्षा की जांच कर रहे हैं। वह अचानक इतना विचारशील कैसे हो गया? साथ ही क्या उसे इतना यकीन है कि हम शिफ्ट होंगे? सिया ने पूछा। विनय ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। न केवल उन्हें यकीन नहीं है, वे मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति से भी ज्यादा अनिश्चित हैं। आखिरकार मेरी राय में इतने अच्छे घर के लिए ऐसी कोई महिला नहीं है जो इसे पसंद न करे। पास खड़ी अंजलि ये सुनकर बेकाबू होकर सिर हिलाने लगी। विनय ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मिस सिया की इस अप्सरा जैसी खूबसूरती को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच छोटी थी। ये घर शायद आपके लायक भी न हो।
सिया ने इस पर विनम्रता से मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अंजलि, जो पास ही थी, पहले सिर हिलाती रही, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके चेहरे पर मुझे लग रहा है जैसे मुझे बातों बातों में ताना मारा गया है वाला भाव आ गया। मतलब ये घर सिर्फ मेरे लायक है। मैं अब एक लीडर हूँ, छोटी या बड़ी, ठीक है। ये घर सिर्फ मेरे लायक कैसे है? इसलिए उसने विशाल लिविंग रूम और कम से कम सामान वाली सजावट का फिर से सर्वेक्षण किया। फिर दुख के साथ महसूस किया कि उसे गलतफहमी थी कि वह इस घर के लायक नहीं है। नहीं, ये गलतफहमी नहीं थी, ये सच था। सिया को खामोश देखकर विनय को लगा कि उसे उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसने अपना आखिरी पत्ता खोला। मुझे डर नहीं है कि आप मेरे ऐसा कहने पर नाराज होंगी, लेकिन वास्तव में मैंने उस समय उन्हें सलाह दी थी कि वे रजिस्ट्री पर अपना नाम भी जोड़ लें, वरना अगर आप बागी हो गई और उन्हें छोड़ दिया तो इस घर का उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अंदाजा लगाए उन्होंने क्या कहा? सिया और अंजलि ने अंदाजा नहीं लगाया, वे बस उसे चुपचाप देखती रहीं। विनय ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें आपके बागी होने का डर नहीं है क्योंकि वे इसी के हकदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें केवल इस बात का डर है कि अगर यह घर आपको दिया गया तो आप इसे नहीं चाहेंगी, इसलिए वे शुरू से जानते थे कि आप शायद ये घर नहीं चाहेंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सिया फिर से सन रह गई। पता चला कि किसी ने उसे रजिस्ट्री के बारे में याद दिलाया था, लेकिन ये जानने के बावजूद उसने फिर भी दृढ़ता से केवल उसका नाम लिखने का फैसला किया। इसका मतलब ये भी था कि वह उसे यह घर देने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उसने कभी परिणामों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन 3 से 4 करोड़ की चीज 3 से 400 की नहीं, बस ऐसे ही दे दी। ये कहना कि वह भावुक नहीं थी सरासर झूठ होगा। आखिरकार सिया खुद बहुत भावुक थी, वरना वह 2 साल तक देवांश के साथ नहीं टिकी होती। अगर वे लोग उसका घर तोड़ने नहीं आए होते, वास्तव में उसकी बेटी की जान को खतरा नहीं होता, तो शायद उसने वह साइन किया हुआ तलाक का समझौता तैयार नहीं किया होता। यह इस बात से देखा जा सकता है कि देवांश के कई बार अस्पताल आने के बाद भी उसने कभी खुद इस मामले को नहीं उठाया। लेकिन भावुक होने के बावजूद देवांश को बस यूं ही माफ कर देना बहुत बड़ी और कोरी कल्पना होगी। चूंकि वह जानता है कि मैं यह नहीं चाहती, तो उसने फिर भी लोगों को फॉर्मल्डिहाइड जांचने के लिए क्यों बुलाया? क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? सिया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। विनय ने समझाया, जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने भी यही सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा इस दुनिया में पैसा तो फिर कमाया जा सकता है अगर खो जाए, पर बीवी और बच्चे एक बार चले गए तो फिर नहीं आते। प्राथमिकताएं साफ हैं। अब न केवल सिया सन थी, बल्कि अंजलि जो पास ही थी वह भी सन थी। काफी देर बाद अंजलि ने धीरे से सिया की आस्तीन खींची और हैरान नजरों से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पति इतनी गहरी बात कह सकता है? सिया ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उसे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैनेजर विनय, मिस सिया, सभी कमरों की जांच कर ली गई है और सभी मानकों के अनुरूप हैं। किसी अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता नहीं है। टेस्टिंग एजेंसी का व्यक्ति एक फॉर्म के साथ आया। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया यहाँ साइन करें। विनय ने फॉर्म सिया को देने का इशारा किया, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। विनय को अपनी ओर से साइन करने के लिए कहा। टेस्टिंग एजेंसी के सभी स्टाफ सदस्यों के चले जाने के बाद विनय ने पूछा, मिस सिया, क्या मुझे मिस्टर देवांश को सूचित करना चाहिए? अगर उन्हें पता चला कि आप नए घर में आई थीं, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। विनय लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा था। वह देख सकता था कि देवांश भाई वास्तव में मिस सिया से प्यार करते थे, और वह ये भी जानता था कि हालांकि मिस सिया ने यह नहीं कहा, लेकिन वह वास्तव में अपने दिल में बहुत भावुक थीं। लेकिन सिया ने सिर हिलाया और कहा, अभी उन्हें मेरे यहाँ आने के बारे में मत बताना। क्यों? विनय ने उलझन और कुछ निराश नजरों से पूछा, क्या आपको यहाँ पसंद नहीं आया? नहीं। सिया ने फिर से सिर हिलाया, फिर प्यार से मुस्कुराए और कहा, मुझे बस लगता है कि वे अपनी खरीदी हुई चीजें मुझे खुद देना चाहते होंगे।